नमस्कार मित्रों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेस के इस ऑनलाइन सेशन में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। बहुत बहुत गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग। आ जाइए दोस्तों, जुड़ जाइए मेरे साथ। अब आपसी बातें, अब आपसी वार्तालाप बंद करें और अब कक्षा में जुड़ जाइए दोस्तों। बिल्कुल, अब आरंभ करते हैं अपने बिंदु को। ध्यान दें मित्रों, हम बात कर रहे थे वर्ण विचार से संबंधित। कौन से टॉपिक से संबंधित वार्तालाप चल रहा है हमारा? वर्ण विचार से संबंधित बातें चल रही थी। और दोस्तों गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। उत्कर्ष परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन सेशन में। अब दोस्तों, इस स्वागत की बेला का सही आनंद आएगा, तुरंत बाद आपका ध्यान आ जाना चाहिए वापस से मोबाइल स्क्रीन पे। अपने बिंदु को आगे बढ़ाते हुए बात करना चाहेंगे आज वर्ण विचार से संबंधित। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे व्यंजनों के वर्गीकरण की, और उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उसके ठीक पहले हमने स्वरों का वर्गीकरण भी पढ़ा है। कुछ एक मेरे दोस्त जो आज ही मुझसे जुड़े हैं, मैं बता देता हूं मित्रों, इससे पहले के जो वीडियोज हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन को प्रेस कर रखा है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में देखिए, हिंदी के नाम से अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है और उसमें इसके ठीक पहले के सारे भाग लिस्ट आउट कर दिए गए हैं। आप वहां से इसके ठीक पहले की कक्षाएं भी देख सकते हैं। और वो विद्यार्थी, वो मेरे मित्र जो लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं, अब आ जाइए वापस से अपने बिंदु पे आते हैं। बहुत अच्छे से समझिए, हमारा जो बिंदु चल रहा है दोस्तों, वह चल रहा है कौन सा? वर्ण विचार। क्या चल रहा है मित्रों? वर्ण विचार चल रहा है। इस वर्ण विचार में, नमस्ते सभी को, नमस्ते। ध्यान दें, वर्ण विचार में हम बात कर रहे थे दोस्तों व्यंजनों की। हम बात किसी कर रहे हैं दोस्तों? व्यंजन वर्गीकरण की बात कर रहे थे। और इस व्यंजन वर्गीकरण में जो हमारा अंतिम और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यंजन वर्गीकरण में हमारा अंतिम और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वर्गीकरण बचा हुआ है दोस्तों, उसे आज हम लेने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको उसका नाम बता रहा हूं, वह है कौन सा? उच्चारण स्थान के आधार पर। ध्यान दे दोस्तों, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण पढ़ना है हमें। उच्चारण स्थान के आधार पर किसका वर्गीकरण पढ़ना है मित्रों? वर्णों का वर्गीकरण पढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं आप इसके साथ में एक नई चीज और देने वाला हूं मित्रों। आज आपको मैं मौका भी दूंगा, इस चीज का, बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज का आपका हर डाउट क्लियर करने का मौका भी दूंगा आपको। पहले सुने, पहले आप सारी बातें समझे कि मैं इस बिंदु को शुरुआत कैसे देने वाला हूं। आराम से सुनिए। आज का हमारा जो बिंदु है, चर्चा का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है, वह कौन सा है? उच्चारण स्थान के आधार पर मित्रों वर्णों का, हर वर्णों का वर्गीकरण। सभी का आभार, स्वागत है सभी का दोस्तों। अब ये स्वागत की बेला आगे बढ़ाइए और बिंदु पे आ जाइए दोस्तों, बिंदु पे आ जाइए। उच्चारण स्थान के आधार पर कल हमने अंत में पढ़ा था जाते जाते, कौन सा दोस्तों? केवल उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ा दोस्तों? केवल उच्चारण के आधार पर पढ़ा। और आज है हमारा कौन सा? उच्चारण स्थान। इन दोनों में क्या अंतर होता है? उच्चारण का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों बोलना। उच्चारण का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों क्या? बोलना। और उच्चारण स्थान का मतलब क्या हो गया? बोलने की जगह। बोलने की जगह के आधार पर, बोलने की जगह के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण हमें पढ़ना है दोस्तों। यहां भी ध्यान देना, मैंने एक नया शब्द लिखा है आपके लिए। क्या? व्यंजनों का नहीं पढ़ रहा हूं मैं, बता रहा हूं आपको कौन सा? वर्णों का वर्गीकरण बता रहा हूं। अर्थात इसमें स्वर और व्यंजन दोनों का वर्गीकरण करेंगे। इसमें स्वर और व्यंजन दोनों का वर्गीकरण करेंगे। राम राम सभी को, राम राम। अब जुड़ जाइए मित्रों, वापस से आ जाइए अपने बिंदु पे। बिल्कुल आपका ध्यान मोबाइल स्क्रीन पे होना चाहिए, अपने लैपटॉप और कंप्यूटर स्क्रीन पे होना चाहिए दोस्तों। आनंद आने वाला है इस सेशन का। आज का बहुत ही अच्छा बिंदु लिया है मैंने। व्यंजनों में या वर्णों में मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विभाजन पढ़ने वाले हैं दोस्तों आज। इसको आरंभ करने से पहले समझिए क्या कि उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं। उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं? हम क्या करते हैं, ध्यान देना, हम क्या करते हैं? मूल भाषा या संस्कृत व्याकरण को जो पढ़ने की एक शिक्षण विधि है दोस्तों, सूत्र विधि। कौन सी विधि की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों? सूत्र विधि। हम क्या करते हैं? इस सूत्र विधि का सहारा लेते हैं। मूल व्याकरण में क्या किया गया है? पाणिनि महोदय के द्वारा इन उच्चारण स्थानों के कुछ सूत्र निर्धारित कर दिए गए हैं।
क्या कर दिए गए हैं दोस्तों, सूत्र निर्धारित कर दिए गए हैं और हम उन सूत्रों को रटने लग जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि रटना गलत है, आप रटिए उन चीजों को जो आपके समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये बहुत आसानी से समझ में आ जाने वाली चीजें हैं दोस्तों, बहुत आसानी से समझ में आ जाने वाली चीज है, इसे रटने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो कैसे मैं बात कर रहा हूं, क्या कि उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण स्थान कैसे समझ में आएंगे, ध्यान से समझना। दोस्तों कुछ करिश्माई अंदाज में पढ़ना है आज, इसको बहुत अलग तरीके से बता रहा हूं आपको, कभी नहीं पढ़ा होगा आपने इसको, ऐसे कभी नहीं पढ़ा होगा दोस्तों। अब आपका ध्यान केवल और केवल मोबाइल स्क्रीन पे होना चाहिए। मैं आपके चैट की तरफ ध्यान नहीं दे रहा दोस्तों, मुझे आपके मैसेज से कोई मतलब नहीं रहेगा यदि आप लगातार इस चीज को समझने का प्रयास नहीं करेंगे। जब सवाल होता है, जब मैं पूछता हूं, आपकी कोई समस्या हो तो उनका मैं जवाब दूंगा, पर अभी मैं आपके सामने जो चीज बताने जा रहा हूं दोस्तों, उसे समझने का प्रयास करें। पीडीएफ भी मिलेगी, आप ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ पर काम चल रहा है दोस्तों। हम ऐसे काम चलाओ मैटर आपको नहीं देंगे, बहुत अच्छा मैटर आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं हिंदी विषय का। उसका थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन बहुत जल्द आपकी आंखों के सामने वो चीज भी उपलब्ध हो जाएगी। मित्रों ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लिंक शेयर कीजिए ताकि इसका आनंद बिल्कुल इसका आनंद उठाया जा सके। अब ध्यान देना है, हम बात करने वाले हैं मित्रों आज कौन सी, उच्चारण स्थान की। किसकी बात करने वाला हूं दोस्तों, मैं उच्चारण स्थान की बात करने वाला हूं। यह उच्चारण स्थान क्या है इसे समझिए, बहुत आराम से समझना है मित्रों। ध्यान देना, यहां पे होठों के ठीक अंदर जो होते हैं दांत होते हैं दोस्तों, क्या है, ऊपर और नीचे के दांत होते हैं। होठों के ठीक अंदर, ओष्ठ के ठीक अंदर वाले भाग को हम दांत के नाम से जानते हैं। और दांत जिस चीज के लगे हुए हैं मित्रों, उसे कहा जाता है क्या, मसूड़ा। क्या कहा जाता है दोस्तों, मसूड़ा कहा जाता है। हम सभी बिल्कुल मैं आपका कोई डाउट रह गया तो उस पर भी चर्चा करूंगा। संघर्षी समझ में नहीं आया, कई मेरे मित्र कह रहे हैं। संघर्षी का मतलब होता है मित्रों, किसी वर्ण को बोलते समय प्राणवायु को यदि संघर्ष करके बाहर निकलना पड़े, अर्थात जीभ किसी मुखावयव के इतनी पास आ जाती है कि हवा को दबकर बाहर निकलना पड़ता है, प्राणवायु दो भागों के मध्य बिछकर बाहर निकलती है, तो ऐसे उच्चारित होने वाले वर्णों को संघर्षी कहा जाता है। और जिन वर्णों में स्पर्श और संघर्ष दोनों होते हैं उन्हें स्पर्श संघर्षी कहा जाता है दोस्तों। बिंदु पे आइए, तो ये जो ऊपर और नीचे के दांत होते हैं जिस चीज के लगे होते हैं दोस्तों, उसे कहा जाता है मसूड़ा। उसे क्या कहा जाता है, मसूड़े कहा जाता है, मूर्धा कहा जाता है। और इन मसूड़ों से ठीक ऊपर का भाग हमें पता भी नहीं चलता कि क्या आ जाता है, तालू आ जाता है दोस्तों। क्या आ जाता है दोस्तों, तालू आ जाता है। ध्यान से समझना, इसको बहुत अलग चीज बता रहा हूं आपको। मसूड़ों से ठीक ऊपर का भाग या मूर्धा से ठीक ऊपरी भाग या मूर्धा से थोड़ा और आगे चलते हैं तो हमें कोई जॉइंट नहीं है, हमें पता लगता है कि मसूड़ों के ठीक बाद वाले भाग को किस नाम से जाना गया, तालू के नाम से। किस नाम से जाना गया दोस्तों, तालू के नाम से जाना गया। और यहां पर नासिका छिद्र के पास होती है क्या, काकल होती है दोस्तों। क्या होती है, काकल होती है। क्या होती है, काकल होती है। टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाएंगे। एक बार अपना वर्ण विचार बिंदु पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं आपके सामने 200-300 प्रश्न केवल वर्ण विचार पे लेके आने वाला हूं दोस्तों। आप बहुत सही जगह बैठे हैं, बहुत सही मंच का आपने चयन किया है दोस्तों। भरोसा कीजिए, आपका हर सवाल आपको समाधान के साथ मिलेगा। ध्यान दें, एक बार मैं कह रहा हूं, जिस बात को समझने का प्रयास करें। दांतों से ठीक अंदर भाग जो होता है, दांतों से ठीक ऊपर का जो भाग होता है उसे कहा जाता है मसूड़ा। क्या कहा जाता है दोस्तों, मसूड़े कहा जाता है। और मसूड़ों के ठीक ऊपरी भाग का नाम होता है दोस्तों तालू। तालू के जस्ट बाद में होती है क्या, काकल, नासिका छिद्र के मध्य। अब है क्या, जीवा जो होती है इस तालू के बाद और दांतों के पीछे जो कहां जा रही है दोस्तों, गले में जा रही है। जीवा जिसे हम कहते हैं क्या दोस्तों, जीभ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जीभ कहते हैं, जीवा जिसे हम कह रहे हैं। सुनिए, विचार होते हैं मानव मन में। विचार कहां होते हैं, मनुष्य के मन में। हमने जब आरंभ की कक्षा में भाषा की बात की थी कि भाषा किसे कहा जाता है, बिल्कुल यह दोस्तों सभी विषयों का सिलेबस है, क्योंकि उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्णों का वर्गीकरण है वह संधि में बहुत ज्यादा आवश्यक है।
और संधि जहां हिंदी व्याकरण पाठ्यक्रम में दे दी गई, संधि वहां होती ही है। आप किसी एक विशेष परीक्षा का नाम तो ले ही नहीं, बिल्कुल आप हिंदी भाषा सीख रहे हैं, परीक्षा का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ रहे। यदि पाठ्यक्रम ही पढ़ाना होता दोस्तों तो इतने दिन में आधा पाठ्यक्रम पूरा हो चुका होता। मैं आपको हिंदी व्याकरण सिखा रहा हूं, हिंदी व्याकरण का हम अध्ययन कर रहे हैं, समग्र बिंदुओं का हम अध्ययन करने वाले हैं। फिर चाहे हिंदी के नाम पे कोई भी परीक्षा में बैठे, बिना डर के निसंकोच हम हर प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भ्रम हमारे जहन में नहीं रहेगा। ध्यान दीजिए, मनुष्य के मन में जो होते हैं क्या विचार, क्या होते हैं दोस्तों, विचार होते हैं। अब मेरे साथ आप इसको समझने का प्रयास करना। मानव मन में विचार हैं, उनमें आवाज नहीं है। जैसे ही विचारों को आवाज का रूप प्रदान किया जाता है, जैसे ही विचारों को आवाज का रूप प्रदान किया जाता है तो वे बाहर आएंगे। जिस माध्यम से बाहर आते हैं उस माध्यम को नाम दिया गया था भाषा। क्या नाम दिया गया था दोस्तों, भाषा नाम दिया गया था। अर्थात विचारों को बाहर निकालने या विचारों के लेन देन के माध्यम को हमने भाषा कहा। अब समझना, उच्चारण स्थान यहां से कैसे निकल के आए, रटने की बात नहीं है। क्या कोई भी बात सबसे पहले आरंभ होकर दोस्तों कौन से भाग में आ रही है, कोई भी बात सबसे पहले दोस्तों कहां आ रही है, कंठ में। कहां आई है दोस्तों, कंठ में आई है। कहां आई दोस्तों, कंठ में आ रही है। अब ध्यान दें, कंठ के ठीक बाद ऊपरी भाग जो आता है, कंठ के जस्ट बाद में जो ऊपरी भाग आ रहा है उसे हम नाम देते हैं दोस्तों तालु। क्या नाम देते हैं दोस्तों, तालु नाम देते हैं। तालवा जिसको बोला जाता है उसे क्या नाम दिया हमने, तालु नाम दिया। अब ध्यान दें, यहां पर तालु यहां से शुरू हुआ और मसूड़ों से ठीक पहले क्या हो गया, तालु का। तालु का जो नाम है उसके बाद हम आता है कौन सा, मसूड़े, या जिन्हें कहा जाता है दोस्तों क्या, मूर्धा। समझना वापस से, सबसे पहले बात कहां आई, गले में। मैंने उसको नाम दे दिया क्या, कंठ। क्या नाम दिया दोस्तों, कंठ नाम दिया। कंठ के ठीक ऊपर ही, कंठ के जस्ट बाद में बात कहां आ रही है दोस्तों, तालु पे। सबसे पहले कहां आई मित्रों, कंठ पे आई। नंबर 2 पे कहां आ गई, तालु पे। नंबर 3 पे कहां आ गई दोस्तों, मसूड़ों पर। कहां आ गई है, मसूड़ों के पास। मसूड़ों के बाद, मसूड़ों के बाद में बात कहां आ रही है, देखो मसूड़ों से थोड़ा सा और आगे आए तो हमारे क्या आ गए दोस्तों, दंत आ गए। क्या आ गए हैं, दांत आ गए हैं, दंत आ गए हैं। और दंत के बाद में बात कहां आ रही है दोस्तों, ओष्ठ पर आ रही है। कहां आ रही है दोस्तों, ओष्ठ पर आ रही है। और ओष्ठ के बाद में बात कहां आ गई मित्रों, बाहर। ओष्ठ के बाद दांत कहां, बिल्कुल बिल्कुल, दांत, दांतों के बाद में क्या आ रहे हैं, ओष्ठ। और ओष्ठ के बाद में बात कहां आ गई मित्रों, बाहर आ गई है, बाहर आ गई है। तो एक प्रकार से हम इसका एक सीक्वेंस समझ सकते हैं। एक क्रम की बात करी जाए, एक क्रम की बात की जाए क्या, कि सबसे पहले कौन सा आया, कंठ। सबसे पहले कौन सा स्थान आ रहा है मित्रों, कंठ आ रहा है। कंठ के बाद में नंबर 2 पे कौन सा आ गया दोस्तों, तालु। कौन सा आ गया, तालु। तालु के बाद में तीसरे स्थान पे कौन सा आ गया, मूर्धा। कौन आ गया दोस्तों, मूर्धा आ गया। मूर्धा के बाद में नंबर 4 पे, मूर्धा के बाद नंबर 4 पर कौन सा आ गया दोस्तों, दंत। कौन सा आ गया, दंत आ गया। और दंत के बाद में क्या आ गया दोस्तों, ओष्ठ आ गया। क्या आ गया, ओष्ठ आ गया। अब इसके अलावा क्या क्या बचा है, एक तो आपके पास बचा हुआ है दोस्तों कौन सा, काकल। और एक बचा हुआ है कौन सा, नासिका। एक कौन सा बचा हुआ है दोस्तों, नासिका। ये केवल उच्चारण स्थान है। ये केवल क्या है दोस्तों, उच्चारण स्थान है। ये केवल क्या है, उच्चारण स्थान है। इन उच्चारण स्थानों में महत्वपूर्ण बात अब मैं करने वाला हूं क्या, एक बार हम थोड़ी देर के लिए इस काकल और नासिका का जिक्र नहीं करते तो हमारे पास कितने नाम आए, 5 नाम आए। हमारे पास कितने नाम आए दोस्तों, 5 नाम आ गए। और इन 5 नामों का क्रम भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, हमें पता है कोई बात सबसे पहले कहां आती है दोस्तों, कंठ पे। मैं लिख रहा हूं, इनका क्रम लिख रहा हूं, अब समझना साथ के साथ ही। कोई भी बात सबसे पहले कहां आई, कंठ पे आई। अर्थात पहला स्थान कौन सा हुआ दोस्तों, कंठ हुआ। कौन सा हुआ, कंठ हुआ। दूसरा जो स्थान होता है दोस्तों वह कौन सा होता है, तालु होता है। कौन सा होता है, तालु होता है। तीसरा जो स्थान है दोस्तों उसे कहा गया क्या, मूर्धा। क्यों, कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मसूड़े। आपको इस डायग्राम के साथ देखते हुए अपने मुंह में इस चीज को महसूस करना है कि सबसे पहले कंठ आता है, उसके बाद तालु, तालु समाप्त होते आगे आ जाते हैं मसूड़े, दांतों से ठीक ऊपर वाला भाग। मसूड़ों के ठीक बाद में बात कहां आ रही है, दंत के पास। और उसके बाद में नंबर 5 पे कौन सा आ गया दोस्तों, ओष्ठ आ गया। क्या आ गया दोस्तों, ओष्ठ आ गया। यहां तक 5 स्थानों का हमें पता चल चुका है, हमें 5 स्थानों का पता चल चुका है।
अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, इस चीज को अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको हटाने वाला हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। अब जो महत्वपूर्ण बात मैं करने वाला हूं क्या, अब जो मैं महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं क्या, हमारे पास 5 उच्चारण स्थान आ गए दोस्तों। कितने उच्चारण स्थान आ गए दोस्तों? 5 उच्चारण स्थान आ गए हैं। और ये पांचों स्थान जो आपके सामने उल्लेखित किए जा चुके हैं, क्या एक मानव के मन में जो कोई बात होती है सबसे पहले कहां आती है दोस्तों? कंठ पे। उसके बाद में कहां आई? तालु पे। उसके बाद में तीसरा स्थान कौन सा आया? मसूड़ा। उसके बाद में चौथा स्थान कौन सा आ रहा है दोस्तों? दंत। और दंत के बाद में पांचवा स्थान कौन सा आ रहा है दोस्तों? ओष्ठ आ रहा है। अर्थात हम कहें कि मोटे मोटे हमारे पास कितने नाम आ गए दोस्तों? 5 नाम आ गए। अब बात करते हैं आगे की, अब हम बात करते हैं आगे की दोस्तों। देखिए क्या, जैसे मैं कहूं हम बहुत बार किसी व्यक्ति का किसी स्थान के साथ संबंध जोड़ लेते हैं। हम क्या करते हैं? किसी व्यक्ति का किसी स्थान के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, और ऐसे संबंध बताने वाले विशेषण शब्दों को दोस्तों व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है, जो बहुत सारी गाइडों में नाम तक नहीं मिलता। व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे हम राजस्थान की बात करें, जैसे कोई राजस्थान से होता है तो उसे राजस्थानी कहा गया। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कोई व्यक्ति शहर का होता है हम उसे शहरी कह देते हैं। क्या कह देते हैं दोस्तों? शहरी कह देते हैं। भारत देश के सभी निवासियों को कहा जाता है क्या दोस्तों? भारत देश के सभी निवासियों की बात कर रहा हूं मैं, तो भारत देश वालों को क्या कहा जाएगा दोस्तों? भारतीय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों? भारतीय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों? भारतीय कहा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि कोई वर्ण कंठ से बोला जाता है, यदि कोई वर्ण कंठ से बोला जाता है दोस्तों, तो उसे कहा जाता है क्या? मैं इधर लिख देता हूं इनके नाम। जो कंठ से बोला जाता है दोस्तों उसे कहा जाता है कंठे। नाम बता रहा हूं, केवल नाम बता रहा हूं। क्या इसे क्या कहा जाएगा? कंठे। तालु से बोले जाने वाले को कहा जाएगा दोस्तों तालव्य। क्या नाम देंगे? तालव्य। मूर्धा से यदि किसी वर्ण का उच्चारण होगा तो उसे बोला जाता है क्या दोस्तों? मूर्धन्य। क्या बोलेंगे हम? मूर्धन्य। और दंत से जो उच्चारित होने वाला नाम वर्ण होगा उसे कहा जाएगा दोस्तों क्या? दंते। और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले का नाम होगा दोस्तों ओष्ठे। यहां तक की बात भी हमारे समझ में आ गई। क्या समझ में आई कि सर 5 हमें स्थानों का पता चल चुका है जिनका क्रम क्या है, जिनका क्रम क्या है? बिल्कुल गुजराती भैया, राजस्थानी भैया, हम सभी भारतीय हैं, हम सभी भारतीय हैं। मैंने संपूर्ण देश का नाम लिख दिया है, हम भारतीय हैं। अब हमारे बिंदु पे आ जाइए। ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। जब हम विशेषण पे चर्चा करेंगे उस संदर्भ में आपके बारे में बिल्कुल बिल्कुल आपके सभी विचारों से मैं सहमत हूं। मैं इसका और ज्यादा जिक्र करूंगा। अभी केवल मेरा उद्देश्य ये नाम समझाने का था कि उच्चारण स्थान के अनुसार ही हम क्या करते हैं? उन वर्णों का संबंधित नाम बना लेते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ कंठ में स्पर्श करती है उसे कंठे कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कंठे कहा जाएगा। यदि जीभ तालु पे स्पर्श कर रही है तो उसे तालव्य कहा जाएगा। यदि जीभ मूर्धा को स्पर्श कर रही है तो उसे मूर्धन्य कहा जाएगा। और यदि जीवा या जीभ दंत पे स्पर्श करती है दोस्तों तो उसे दंत कहा जाता है। और यदि जीभ ओष्ठ पे स्पर्श करती है, या मैं कहूं हमारे होंठ आपस में भिड़ते हैं, ओष्ठ आपस में स्पर्श करते हैं दोस्तों, तो उसे ओष्ठ्य वर्ग कहा जाता है। उस वर्ण को ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। यहां तक की बात समझ में आई। अब मैं बात करता हूं आगे की। ध्यान दें, अब हमारा जो बिंदु आरंभ होता है आज का वह कौन सा होगा? इन वर्णों का अर्थात उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान आपके सामने 5 आ चुके। उच्चारण स्थान के अनुसार 5 के नाम हमें पता चल चुके हैं। वर्गीकरण के 10 भाग होंगे, हमें केवल 5 नाम पता चले हैं। अभी बताऊंगा छठा नाम कैसे बनेगा दोस्तों। इसे आप स्क्रीनशॉट के रूप में ले सकते हैं ताकि मैं आगे बढ़ूं। अब बात करते हैं आगे की। देखिए, मैं इसको एक सारणी के द्वारा भी बता सकता हूं आपको। जैसे हम एक सारणी बनाएं दोस्तों, सारणी किसे कहा जाता है? बिल्कुल, सारणी किसे कहा जाता है? बहुत सारे मेरे मित्रों ने कंप्यूटर में RSCIT कर रखा होगा। मैंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया। सारणी किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, सारणी किसे कहा जाता है? सर ये भी कोई प्रश्न है क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों। यदि RSCIT पढ़ा होगा, RSCIT क्या होगा, तो कंप्यूटर में भी इस परिभाषा का बहुत बार जिक्र होता है दोस्तों। रो और कॉलम में बनी संरचना को सारणी कहा जाता है दोस्तों। हिंदी के हर शब्द का एक परिभाषाएं होती हैं। हर शब्द की
बिल्कुल बिल्कुल, हर शब्द में अपना अर्थ छुपा होता है। इसीलिए तो कहते हैं क्या कि हर शब्द में अर्थ होता है। वर्णों का सार्थक योग ही दोस्तों शब्द होता है। वर्णों का सार्थक योग ही क्या होता है दोस्तों? शब्द होता है। ध्यान दें, ध्यान दें, हमारे पास एक सारणी की संरचना आ रही है जिसमें पहला कॉलम जो हमने बनाया वह बना लिया क्रमांक संख्या का। अगला जो कॉलम बना रहा हूं मैं बना रहा हूं कौन सो? बिल्कुल वर्ण। और वर्ण में दोस्तों क्या लेंगे? इसमें आप व्यंजन और स्वर दोनों को शामिल करेंगे। वर्ण में हम व्यंजन की भी चर्चा करेंगे दोस्तों और स्वर की भी चर्चा करेंगे। व्यंजन के अंतर्गत हम वर्ण के अंतर्गत व्यंजन और स्वर दोनों की चर्चा करेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला वर्ग होगा वह होगा दोस्तों उच्चारण स्थान का। कौन सा होगा दोस्तों? उच्चारण स्थान का। इस सारणी को भरने का बहुत ही अच्छा तरीका है। इस तालिका को भरने के लिए हमें किसी प्रकार की कोई चीज रटने की आवश्यकता नहीं होगी। अंतिम जो इसमें हम वर्ग बनाएंगे, जो बनाएंगे क्या? नाम। उच्चारण स्थान के अनुसार इनका नाम क्या होगा? हमें विभाजन किसका करना है दोस्तों? वर्णों का विभाजन करना है। किसका विभाजन करना है? वर्णों का। वर्ण में स्वर भी आएंगे। मैं स्वर लिख रहा हूं, ए आ का, ई दीर्घ ई का, उ और ऊ का, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे 11 स्वर हैं। इसके अलावा व्यंजनों का वर्गीकरण भी करेंगे। व्यंजन में आपके 5 वर्ग हैं। बिल्कुल, व्यंजन में आपके 5 वर्ग हैं, कै, चे, टे, ते और पे। इसके अलावा एक लाइन आती है दोस्तों, कौन सी? अंतस्थ वाली। मैं वर्ण लिख रहा हूं अंतस्थ के। यहाँ पे कौन कौन से हैं दोस्तों? ये, रे, ले और वे। ये, रे, ले और वे। इसके अलावा अंतिम वर्ग जिसे हम ऊष्म के नाम से जानते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है श, श, से और है वर्ण। श, से और है वर्ण। ये अंतिम चारों ऊष्म हैं। इसके ठीक पहले वाले 4 जो हैं वो आपके अंतस्थ हैं। और ये जो 5 वर्ग हैं, कै, चे, टे, ते, पे, इन्हें वर्गीय वर्ण कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? वर्गीय वर्ण कहा जाता है। अब हमें क्या करना है? इन्हीं का विभाजन करना है। अब हमें क्या करना है? इन्हीं का विभाजन करना है दोस्तों। तो विभाजन आरंभ कर रहा हूं। सबसे पहला वर्ग, ध्यान दें, सबसे पहला कॉलम। आपको केवल 1 नंबर का याद रखना है कि पहले में कौन सा लिखा था। इसके बाद सारे क्रम से आते चले जाएंगे। इसके बाद सारे के सारे क्रम से आते चले जाएंगे। देखिए, सबसे पहले में मैं लिख रहा हूं, स्वरों में से ले लिया मैंने पहला समूह है, अर्थात ए और आ। स्वरों में से पहला समूह ले लिया। कौन सा? क्योंकि स्वर और व्यंजन दोनों का वर्गीकरण करना है, तो सबसे पहला कौन सा ले लिया? ए और आ, अर्थात एक जोड़ा स्वरों में से उठा लेंगे। एक जोड़ा स्वरों में से उठा लिया। अब एक लाइन हम व्यंजनों की भी लेंगे। तो यहां पर सबसे पहला वर्ग कौन सा आता है दोस्तों? कै वर्ग आता है। कौन सा आता है? कै वर्ग आता है। कै वर्ग ले लिया। इसके अलावा देखिए, एक है हमारे पास कौन सा? अनुस्वार। और एक है दोस्तों कौन सा? विसर्ग। एक कौन सा है? विसर्ग। अब हम बात करते हैं क्या? विसर्ग की। जो विसर्ग भी यहां पर गिना जाता है, अर्थात विसर्ग भी पहले वर्ग या पहले उच्चारण स्थान में ही हम शामिल करेंगे। अब यहां पर एक बात ध्यान देना। अब यहां पर एक बात ध्यान देना दोस्तों, क्या संस्कृत भाषा या मूल भाषा की जब हम सूत्रों की बात करते हैं दोस्तों, तो है वर्ण का उच्चारण स्थान भी हम कंठ ही मानते हैं। कौन सा मानते हैं दोस्तों? कंठ ही मानते हैं। लेकिन हिंदी भाषा में इस है वर्ण का उच्चारण स्थान स्वतंत्र अलग से मानेंगे। अभी नाम आएगा आपके सामने, स्वर यंत्र से जिसे बोला जाता है और अली जिह्वा जिसका नाम होता है, उस है वर्ण को यहां इसमें शामिल नहीं करना है दोस्तों। बहुत आराम से सुनिए, बहुत आराम से सुनिए। क्या कि ए और आ मैंने पहला समूह है। ए और आ मैंने पहला समूह कहां से उठाया है? स्वरों में से उठाया है। उसके बाद दूसरी मैंने वर्गों में, व्यंजन वर्गों में से एक लाइन उठाई, तो पहला जोड़ा स्वरों का ले लिया और पहला जोड़ा ही व्यंजन वर्ग का ले लिया। इसके ठीक बाद केवल अयोगवाह में से मैंने कौन सा वर्ण लिया है दोस्तों? विसर्ग लिया है। कौन सा लिया है? विसर्ग लिया है। पहली लाइन थी, इसलिए पहला उच्चारण स्थान, सबसे पहला उच्चारण स्थान दोस्तों कौन सा था? कंठ। कौन सा था? कंठ था। और नाम उसका क्या हो जाएगा दोस्तों? कंठे हो जाएगा। कंठ से बोले जाने के कारण उसे क्या कहेंगे दोस्तों? कंठे कह देंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई।
यहां तक की बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम अगले वर्ग की। देखो दूसरा जो समूह है आएगा वह कौन सा आएगा। आ के बाद में क्या आता है दोस्तों, ई और दीर्घ ई का समूह है आता है। आ के बाद में क्या आता है, ई दीर्घ ई का समूह है आता है। और कै वर्ग के बाद में कौन सा आएगा दोस्तों, चै वर्ग आएगा। क्या आएगा दोस्तों, चै वर्ग आएगा। क्रम से चलते चलिए, एक लाइन याद कर लिया, एक लाइन का हमें पता चल गया, तो इसके बाद की सभी पंक्तियां हमें अपने आप स्वतः पता चलती जाएंगी कि इसके बाद कौन सा लिखा जाएगा, इसके बाद कौन सा लिखा जाएगा। बिल्कुल सर जी से अनुरोध है कि पटवारी के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाइए। दोस्तों अनुरोध करने वालों से मैं भी यह अनुरोध करता हूं क्या कि यह पटवारी के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूं। यह ओवरऑल हिंदी व्याकरण है, ओवरऑल हिंदी व्याकरण है। और चाहे वो केंद्र सरकार की भर्ती परीक्षा हो जिसमें एनवीएस के फॉर्म भरे भी जा रहे हैं, मेरे विद्वान साथियों में बता देता हूं आपको, हर प्रकार की भर्ती परीक्षा जिसमें हिंदी व्याकरण का नाम जुड़ा हुआ है, संधि उसमें जरूर आती है। और संधि के लिए हमें वर्णमाला पढ़नी पड़ती है। दोस्तों मैं इसे पढ़ा रहा हूं। यदि आपका ध्यान बिल्कुल बिल्कुल यदि आपका बराबर ध्यान मोबाइल स्क्रीन पे रहेगा तो आपको इस प्रकार के सवाल उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, जवाब पहले ही मिल चुका है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया, ए और आ के ठीक बाद वाला स्वर समूह है जो कौन सा था, ई दीर्घ ई। कै के बाद में कौन सी लाइन आती है दोस्तों, चै वर्ग आता है। कौन सी आती है, चै वर्ग वाली पंक्ति आती है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात क्या है, हम स्वरों में से भी जोड़े उठा रहे हैं और वर्गीय वर्णों में से भी 2 वर्ग ले चुके, लेकिन इस अंतस्थ और ऊष्म में से कुछ नहीं लिया, अंतस्थ और ऊष्म में से कुछ नहीं लिया। तो ये कहते हैं भाई हमारे बारे में भी सोचिए, ये हमारे बारे में भी सोचिए। तो इनको भी कह दिया चलो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लाइनों में से एक एक आ जाओ, दोनों लाइनों में से एक एक आ जाओ। अर्थात एक ले लिया अंतस्थ वर्ण और एक ले लिया दोस्तों कौन सा, ऊष्म वर्ण। मैं यहां लिखूंगा यह अंतस्थ में से और तालव्य से कहां से, ऊष्म में से। दूसरा स्थान कौन सा था दोस्तों, आप बताएं। अब कंठ के बाद में दूसरा स्थान कौन सा आया था, कंठ के बाद दूसरा स्थान कौन सा आया था। बिल्कुल प्रमित भैया जी आपका जवाब बिल्कुल सही है। कंठ के बाद दूसरा स्थान आया था दोस्तों कौन सा, तालु। कौन सा आया था दोस्तों, तालु आया था। और वर्णों को क्या कहा जाता है, तालव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तालव्य कहा जाता है। अब ध्यान दें तीसरा स्थान आता है कौन सा, ई और बड़ी के बाद में अगला जो स्वर है वह कौन सा आ रहा है, ऊ और बड़ा ऊ का। लेकिन हमें पता है ओष्ठ आकृति के आधार पर ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठ स्वरों में वृत्ताकार में गिने गए थे, अर्थात वृत्ताकार तो 5वें नंबर पे गिना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का जवाब सही है दोस्तों। ओष्ठ आकृति के आधार पर हम बात करें तो ऊ और बड़ा ऊ वृत्ताकार स्वर गिने जाते हैं, अर्थात नंबर 3 पे जो स्थान आता है वह तो कौन सा है दोस्तों, मूर्धा है। तालु के बाद में तीसरा जो स्थान आता है वह कौन सा आता है, मूर्धा। और मूर्धा में हम री को नहीं गिनेंगे, सॉरी ऊ और बड़े ऊ को नहीं गिनेंगे। कौन सा लेंगे यहाँ पे, री स्वर ले लेंगे। कौन सा ले लेंगे, री स्वर ले लेंगे। तो स्वरों में से एक ले लिया। च के बाद में कौन सी लाइन आती है दोस्तों, टे वर्ग आता है। यह के बाद में क्या आता है मित्रों, रे। और से के बाद में कौन सा से आएगा, षटकोण वाला श आता है। कहां से बोले जाते हैं, मूर्धा से। और इनका नाम होता है दोस्तों क्या, मूर्धन्य होता है। क्या होता है दोस्तों, मूर्धन्य होता है। इसके बाद ध्यान दें, इसके बाद आता है अगला वर्ग। और अगले वर्ग में संस्कृत का स्वर आता है ली। संस्कृत का स्वर कौन सा आता है, ली। यदि लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि स्वरों में से कौन सा आएगा, ली स्वर आएगा। हालांकि ये संस्कृत भाषा का है, चाहो तो आप लिख सकते हो, चाहो तो हम इसे हटा भी सकते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग हिंदी व्याकरण में नहीं होता। हिंदी भाषा में हम इसका प्रयोग नहीं करते, तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग होता है। ध्यान देना। तो स्वरों में से तो कौन सा आएगा दोस्तों, ली स्वर लिख सकते हैं। और टे वर्ग के बाद में अगला जो वर्ग आता है मित्रों वह कौन सा आता है, टे वर्ग आता है। कौन सा आता है दोस्तों, टे वर्ग आता है। टे वर्ग के बाद में देखिए ये आ गया, रे आ गया, तो रे के बाद में क्या आएगा, ले, से, शे। और यहाँ पर क्या आएगा, से आएगा दोस्तों। क्या आएगा, से आएगा। और चौथा स्थान क्या है यहाँ पर, चौथा स्थान क्या है यहाँ पे, दंत। और दंत वालों को नाम क्या देंगे दोस्तों, दंत्य वर्ण कह देंगे। क्या नाम दे देंगे हम, दंत्य वर्ण नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे दोस्तों, दंत्य वर्ण नाम दे देंगे। पांचवा स्थान हमें पता है, देखो कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, और अंतिम है कौन सा, ओष्ठ। अंतिम कौन सा है दोस्तों, ओष्ठ। और ओष्ठ का नाम आते ही हमारा जो स्वर बचा हुआ है कौन सा, ऊ बड़ा ऊ, ऊ और दीर्घ ऊ। ते के बाद में कौन सा आता है दोस्तों, पै वर्ग आता है। कौन सा आता है दोस्तों,
प वर्ग आता है। कहाँ से बोले जाते हैं ये? ओष्ठ से। और इन्हें कहा क्या जाता है दोस्तों? ओष्ठे कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ओष्ठे कहा जाता है। अब यहां तक की बात सुनिए, अब यहां तक की बात सुनिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से सुनिए। अभी मैं स्क्रीनशॉट का आपको मौका दूंगा, केवल और केवल आपका ध्यान कान सुनने पे और आंखें देखने में रहनी चाहिए। आप अपना कमेंट अभी मत डालिए, मैं कमेंट्स की बात कर ही नहीं रहा, मैं आपके कमेंट देख भी नहीं रहा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, जब मुझे आवश्यक होगा कि मैं कमेंट्स के बारे में आपकी राय जानूंगा तो उस समय मैं स्वतः देख लूंगा। इसलिए आपका ध्यान पहले बिंदु पर होना चाहिए। इस चीज को समझिए, बहुत ही ज्यादा काम की बात बताने वाला हूं। अब हमें 5 उच्चारण स्थानों का पता था, हमें पहले 5 उच्चारण स्थानों का पता चल चुका था, उनका तो हम जिक्र कर चुके हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, क्या पूरी वर्णमाला या संपूर्ण वर्णों का वर्गीकरण हो गया? देखो, जिन जिन वर्णों का वर्गीकरण कर चुके हैं मैं उन्हें मिटा देता हूं। देखिए, ए आ का, ई बड़ी ई का, ऊ बड़े ऊ का और री का, इन स्वरों का स्थान हमें पता चल चुका है दोस्तों, पता चल चुका है। इन्हें हम हटा लेते हैं। इसके अलावा देखो, कै वर्ग का स्थान पता चल चुका है, च वर्ग का स्थान पता चल चुका है, ट वर्ग का स्थान पता चल चुका है और त वर्ग का स्थान पता चल चुका है और प वर्ग का स्थान पता चल चुका है। अर्थात पांचों वर्ग जो हैं उनका स्थान भी हमें पता चल गया। तो एक बार इन्हें भी हटा लीजिए ताकि जिनका जिक्र हमने नहीं किया उनका पता लगाया जा सके कि कौन कौन से रह चुके हैं। अंतस्थ और ऊष्म में यह आ चुका है, रे भी आ चुका है और ले भी आ चुका है। अर्थात यह, रे और ले का हमें स्थान पता चल गया। ऊष्म में प्रारंभ के तीनों वर्ण या तीनों सकार वर्ण जो हैं इनका भी स्थान देखो हमने क्रम से ले लिया है। अर्थात इन्हें भी हम हटा लेंगे, इन्हें भी हम हटा लेंगे। अब हमारे पास विसर्ग का भी हमें स्थान पता चल चुका है दोस्तों, कंठ में लिखा है, इसे भी हम हटा लेंगे। बचे हुए वर्ण देखिए कितने बचे हैं, केवल स्वरों में 4 बच रहे हैं, ए, ऐ, ओ, औ। वापस से बता देता हूं, पहला स्थान, पहला जोड़ा ए आ के बाद में ई बड़ी ई, फिर ऊ को हमने ओष्ठ में लिखा क्योंकि वृत्ताकार स्वर होता है, और री को लिख दिया मूर्धा में, और दंत में कौन सा आता है? ली स्वर आता है। कौन सा आता है? ली स्वर आता है। बात आती है वर्गीय व्यंजनों की, वर्गीय वर्णों की, तो ध्यान दें स्थान कितने थे? 5। सबसे पहला स्थान कौन सा आया था? कंठ। उसके बाद में कौन सा आया? तालु। तालु के बाद में कौन सा आया? मूर्धा। मूर्धा के बाद में कौन सा आया? दंत। दंत के बाद में क्या गया? ओष्ठ। तो जिस क्रम में इनके नाम हमने पढ़े वैसे ही लिखते जाओ। देखो, पहला स्थान, पहला वर्ग है कै वर्ग, दूसरे स्थान से दूसरा वर्ग च वर्ग, तीसरे स्थान से तीसरा वर्ग ट वर्ग, चौथे स्थान से चौथा वर्ग और पांचवें स्थान से दोस्तों पांचवा वर्ग। अब हम बात करते हैं क्या? बचे हुए वर्णों की। तो एक बार बचे हुए वर्ण हम उल्लेखित करते हैं यहां पर, एक बार हम बचे हुए वर्ण लिख लेते हैं दोस्तों। देखो, एक तो हमारे पास क्या बचा हुआ है? ए और आई का स्थान निकालना है। इसके अलावा हमें ओ और औ का स्थान निकालना है, ओ और औ का स्थान निकालना है। स्वरों का जिक्र मैं कर चुका हूं, आ गए सारे। अब बात आती है व्यंजनों में। देखो क्या बचे हुए हैं? 2। क्या क्या? एक तो बचा हुआ है दोस्तों वह बचा हुआ है हमारे पास। कौन सा बचा हुआ है? वह। और एक बचा हुआ है दोस्तों, कौन सा? है बचा हुआ है दोस्तों। कौन सा बचा हुआ है बचा हुआ है। और एक हमारे पास केवल क्या बचा है? अनुस्वार बचा है। क्या बचा है दोस्तों? अनुस्वार बचा है। इनका स्थान भी अभी आपके सामने मैं रखने वाला हूं। कैसे बनाऊंगा, कैसे इनके स्थानों का पता लगेगा, जरा देखिए गौर से, फिर आराम से बात समझ में आएगी। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी? ए आई और ओ औ के स्थानों की। ए आई और ओ औ के स्थानों की बात करूंगा कि ए का स्थान, ओ का स्थान कैसे पता लगेगा। ए का स्थान और ओ का स्थान कैसे पता लगेगा? आपसी वार्तालाप के बजाय यदि आप यहां ध्यान देंगे तो आपके लिए ये चीजें ज्यादा उपयोगी, बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा उपयोगी रहेंगी। मित्रों ध्यान दें, बहुत ही अलग चीज बताने वाला हूं, आपने सुना भी नहीं होगा, आपने सुना भी नहीं होगा। क्या? मुझे पता नहीं कि ए का स्थान क्या होता है, मुझे पता नहीं कि ए का स्थान क्या होता है, लेकिन यह मुझे पता है कि ए बनता है ए और ई के जुड़ने से। ए किससे बनता है दोस्तों? गुण संधि में ए और ई का योग होता है, तो दोस्तों गुण संधि में ए बनता है। अब ध्यान देना, अब ए का योग होता है, ए का निर्माण होता है ए और ई के जुड़ने से। तो मैं कहूं ए की मात्रा यदि मुझे प्राप्त करनी हो, 3 चीजों के सवाल, 3 सवालों के जवाब दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। ए बनता है ए और ई के जुड़ने से। अब यदि मुझे
अब यदि मुझे ए की मात्रा पता लगानी है तो मैं कह दूंगा कि ए की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, एक मात्रा, और छोटी ई की मात्रा भी कितनी होती है, एक मात्रा, अर्थात ए की मात्रा कितनी होती है, दो। कितनी होती है, दो। अब अगला प्रश्न आप समझ चुके होंगे क्या, कि यदि आप ए और ई को जोड़कर ए बना सकते हो, ए और ई की मात्रा को जोड़कर ए की मात्रा बना सकते हो, तो क्या मित्रों ए और ई का स्थान जोड़कर ए का स्थान प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। समझिए वापस से मैंने क्या कहा, ए और ई के जुड़ने से गुण संधि में बनता है ए, गुण स्वर ए बनता है। अब ए और ई के जुड़ने से ए बनता है, ए और ई के जुड़ने से ए की मात्रा बनती है, तो क्या ए और ई के जुड़ने से ए का स्थान प्राप्त नहीं किया जाता दोस्तों। बिल्कुल समझना इस बात को। देखिए हमें यह पता है कि ए का स्थान क्या होता है मित्रों, कंठ होता है। क्या होता है दोस्तों, ए का स्थान कंठ होता है, और ई का जो स्थान है वह कौन सा है, तालु, अर्थात ए का स्थान हो जाएगा कंठ योग तालु। क्या हो जाएगा दोस्तों, कंठ योग तालु हो जाएगा। तो मैं आगे लिख दूंगा क्या, कि ए को कहा जाता है क्या दोस्तों, कंठ तालव्य। क्या कहा जाता है मित्रों, कंठ तालव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, कंठ तालव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, कंठ तालव्य ही कहा जाता है। अब बात आती है ओ का स्थान कैसे पता लगे। तो ओ का स्थान पता नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें यह पता है कि ओ किससे बनेगा मित्रों, ओ बनता है ए के साथ यदि ऊ को जोड़ा जाए तो हमें प्राप्त होता है ओ। ए के साथ यदि ऊ जोड़ा जाए तो गुण संधि में क्या बनता है दोस्तों, ओ बनता है। क्या बनता है, ओ बनता है। अब ए और ऊ की मात्रा जोड़े तो हमें ओ की मात्रा प्राप्त हो जाती है। तो ए और ऊ का स्थान जोड़कर हम इन दोनों के स्थान को, इसका स्थान नाम दे सकते हैं। ए का स्थान अभी अभी हमने जाना क्या होता है, कंठ, और ऊ का स्थान दोस्तों क्या होता है, ओष्ठ होता है। क्या होता है दोस्तों, ओष्ठ होता है। तो हम क्या कह देंगे कि ओ का स्थान क्या होगा मित्रों, कंठोष्ठ होगा। क्या होगा दोस्तों, कंठोष्ठ होगा। क्या होगा मित्रों, कंठोष्ठ होगा। अब बात आती है क्या, वे की। तो वे का स्थान होता है दोस्तों दंत और ओष्ठ होता है। क्या होता है, दंत और ओष्ठ, और इसे आप नाम दे सकते हैं दंतोष्ठ। क्या नाम दे सकते हैं, दंतोष्ठ। यहां से मैं आपको एक शब्द शुद्धि का क्वेश्चन और एक संधि का अपवाद भी बताने वाला हूं। इसी सारणी में से एक तो शब्द शुद्धि और एक आपके संधि का प्रश्न भी आएगा क्या, कि इस कंठोष्ठ और दंतोष्ठ में हम कई बार दो मात्राएं लगा देते हैं, कई बार हम एक मात्रा लगाते हैं। दोस्तों चाहे आप इसे एक मात्रा लगा के लिखो चाहे दो मात्रा लगा के लिखो, दोनों ही स्थितियों में शब्द तो शुद्ध होगा और संधि सदैव वृद्धि होती है। संधि सदैव कौन सी होती है, वृद्धि होती है। चाहे इसे गुण रूप में ही क्यों न लिख दिया जाए, इनमें वृद्धि संधि मानी जाती है। जब स्वर संधि के अपवाद पढ़ेंगे उस समय इस बारे में मैं और बात करूंगा। आपको हल्का सा हिंट दे दिया है, ध्यान देना। आगे बात आती है का उच्चारण स्थान कहां से होता है। तो है बोला जाता है दोस्तों स्वर यंत्र से। कहां से बोला गया, स्वर यंत्र, अर्थात काकल और कंठ के मध्य के भाग से इसका उच्चारण होता है। अतः इसे पूर्ण रूप से कंठे नहीं कहा जा सकता, काकल और कंठ के मध्य से बोला जाता है, इसे नाम दिया गया है। स्वर यंत्र से इसका उच्चारण होता है और कहा जाता है दोस्तों अली जिह्वा। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, अली जिह्वा। मेरे मित्र जो संस्कृत के सूत्र व्याकरण पढ़ते हैं उन्हें बता देता हूं कि हिंदी में यदि आपको है का उच्चारण स्थान पूछे तो इसका उच्चारण स्थान बताना है आपको स्वर यंत्र, और इसका नाम पूछे दोस्तों तो इसका नाम बताना है अली जिह्वा। क्या बताना है दोस्तों, अली जिह्वा बताना है। क्या बताना है दोस्तों, अली जिह्वा बताना है। और अंतिम बात आती है अनुस्वार की, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। जिसका उच्चारण नासिका से होता है, जिसका उच्चारण नाक से होता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, नासिके कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, नासिके कहा जाता है। यह था हमारा कौन सा, वर्णों का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। हमने क्या किया, 5 तो आरंभ के उच्चारण स्थान हमने प्राप्त कर लिए। बिल्कुल आरंभ के 5 उच्चारण स्थान तो हमें क्रम से पता चल चुके थे, और इसके बाद वाले हमने क्या किए हैं, जोड़ जोड़ के बनाए हैं। और अंतिम के 2 का हमें ध्यान रखना ही होगा, स्वर यंत्र और नासिका से बोला जाता है।
कहां से बोला जाता है दोस्तों? नासिका से बोला जाता है। इस सारणी को आप 2-3 बार अपना बिल्कुल इसी तरीके से कि पहले तो आप उच्चारण स्थानों का बिल्कुल क्रम याद रखो, उसके बाद पहला वर्ग पहला स्थान, दूसरा वर्ग दूसरा स्थान, तीसरा वर्ग तीसरा, चौथा वर्ग चौथा स्थान से और पांचवा वर्ग पांचवें स्थान से बोलेंगे। इसके अलावा जो स्वरों का वर्ग क्रम है वह भी लिख दिया, और बचे हुए कौन कौन से हैं उनको अलग से लिख लेंगे। ए कैसे बना? ए बनता है ए और ई से, तो ए का स्थान ए और ई का स्थान जुड़ के आ जाएगा। ओ बनता है ए और ऊ से, तो ओ का स्थान ए और ऊ का बिल्कुल ए और ऊ का स्थान जुड़ के आ जाएगा। वह दंतोष्ठ होता है और है स्वर यंत्र से बोला जाता है मित्रों। तो यह जो था आपके सामने था उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण था दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आगे बढ़े। आराम से बिल्कुल आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। एक नजर में बिल्कुल कोई सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक नजर में पूरा वर्णमाला का उच्चारण स्थान हमें पता चल चुका है दोस्तों। अब आप बात करेंगे क्या, बहुत सारे मेरे मित्र पहले से ही सवाल करना शुरू कर चुके थे कि सर स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, वर्ण कितने होते हैं। ध्यान देना दोस्तों, मैं अभी इस वर्णमाला बिंदु को पूरा नहीं कर रहा हूं, इसमें बहुत सारी बातें अब आपको जानना बिल्कुल ज्यादा आवश्यक है। अभी तक आपने केवल क्या पढ़ा है? स्वर। अभी तक आपने क्या पढ़ा है? व्यंजन। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने कुछ स्पेशल नहीं बताया है, मैंने वो चीज बताई है आपको जो आपको जाननी आवश्यक थी। मैंने दोस्तों वह पढ़ाया है जो आपको पढ़ना आवश्यक था। मैंने उन चीजों पर से पर्दा हटाया है जिन पे से हटना जरूरी था दोस्तों। यह वर्णमाला का एक विभाजन सा मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब मैं बात करने वाला हूं, आप मुझे एक बात बताएं। अभी तक हमने केवल 2 प्रकार के वर्ण पढ़े हैं, एक तो स्वर पढ़ लिए, एक वर्ण पढ़ लिए। आप मुझे बताएं जरा दोस्तों, इसे मैं हटा सकता हूं दोस्तों? स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हम आगे बात करें। देखिए अब मैं बात करने वाला हूं आगे की, ध्यान से सुनना। अभी तक हम केवल बात कर चुके हैं क्या कि हिंदी में 11 स्वर पढ़ लिए हैं, और इसके अलावा हिंदी में व्यंजन कितने पढ़ लिए हैं दोस्तों? 33। लेकिन मेरा सवाल क्या है दोस्तों? वे सुनिए क्या इन 11 और 33 अर्थात कुल 44 वर्णों से हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण बना सकते हैं? संपूर्ण हिंदी व्याकरण के वर्ण, शब्द और वाक्यों की रचना कर सकते हैं दोस्तों? नहीं कर सकते। इन 44 वर्णों के अलावा भी हिंदी में कुछ वर्ण बचे हुए हैं। बिल्कुल, जैसे इन 11 के अलावा 2 तो छोड़े हुए हैं स्वरों के साथ के, जिनका नाम होता है अयोगवाह्य। क्या होता है दोस्तों? अयोगवाह्य होता है। इन 33 के बाद 3 जो हम छोटी कक्षा से पढ़ते आए थे वो, और एक और होता है। 4 हम छोड़ चुके हैं, कौन से? संयुक्त अक्षर छोड़ चुके हैं। कौन से छोड़ चुके हैं दोस्तों? संयुक्त अक्षर छोड़ चुके हैं। और उनके अलावा भी कुछ और वर्ण हैं जिनको मैं अब आपके सामने रखने वाला हूं। बिल्कुल अब हमारा जो नया बिंदु आरंभ होने वाला है दोस्तों, आपने आज तक नाम नहीं सुना होगा क्या? हिंदी के अन्य वर्ण। पहले यह चीज जानेंगे हम कि अन्य वर्ण और कौन कौन से हैं। बहुत बार हम सुनते हैं कि हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है। बहुत बार हम सुनते हैं 56 होती है। बहुत बार हम सुनते हैं 44 होती है। ये 44 क्या है, 52 क्या है, 56 क्या है, इन सब की चर्चा अब होगी। बिल्कुल अब होगी। अब आपके सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी धीरे धीरे। देखिए, सबसे पहले अन्य वर्णों में मैं चर्चा करने वाला हूं। पहला तथ्य क्या? अयोगवाह्य। दोस्तों सबसे पहला जो अन्य वर्ण ले रहा हूं वह कौन सा ले रहा हूं? अयोगवाह्य ले रहा हूं। कौन सा ले रहा हूं दोस्तों? अयोगवाह्य ले रहा हूं। और अयोगवाह्य की बात की जाए तो पहला प्रश्न, कितने होते हैं? 2। अयोगवाह्य वर्ण कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो अंग और अह से जिसका उच्चारण किया जाता है, इस अंग को बोला जाता है दोस्तों अनुस्वार। क्या बोला जाता है दोस्तों? ये फैक्ट डाटा है, ये फैक्ट फाइल है दोस्तों, ये फैक्ट फाइल है। इसे केवल ध्यान रखने की है। इससे जुड़ती 2 बातें अलग से आएंगी, मैं उनका बहुत अच्छे से जिक्र करूंगा। क्या? इसका नाम होता है अनुस्वार, और अगला जो वर्ण होता है दोस्तों, इसे कहा जाता है क्या? विसर्ग। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? विसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? विसर्ग कहा जाता है।
अब जो दो बातें आपको जाननी है इनसे रिलेटेड, जिनका मैं मौखिक बहुत बार जिक्र कर चुका हूं, आज बताने वाला हूं लिखित रूप में। समझिए क्या। इस अयोगवाह्य से संबंधित पहला तथ्य, अयोगवाह्य से संबंधित पहला तथ्य क्या, इनका प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ नहीं होता। इनका प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ नहीं होता। इनका प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ नहीं होता। केवल किस पर होता है मित्रों, केवल स्वर के साथ प्रयुक्त किए जाएंगे। केवल किसके साथ प्रयुक्त होते हैं दोस्तों, स्वर के साथ प्रयुक्त होते हैं। केवल किसके साथ प्रयुक्त होते हैं दोस्तों, स्वर के साथ प्रयुक्त होते हैं। पहली बात जो जाननी बहुत ज्यादा आवश्यक थी, क्या कि अयोगवाह्य वर्ण कितने होते हैं। पहला प्रश्न, दो होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अंग और अह होते हैं। इसका नाम क्या है दोस्तों, अनुस्वार। दूसरे का नाम क्या है, विसर्ग। यदि बात करें इसका मात्रा संकेत कैसे होता है, तो ध्यान देना, अनुस्वार होते शिरोरेखा के ऊपर बिंदी और विसर्ग होता है ऊपर नीचे दो बिंदुएं दोस्तों। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो जाननी आवश्यक है, इसी से संबंधित दूसरी जो महत्वपूर्ण बात, बिल्कुल दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हमें बेहद ज्यादा जानना आवश्यक है, क्या इनकी सदैव दो मात्राएं मानी जाती हैं दोस्तों। इनकी सदैव कितनी मात्राएं मानी जाती हैं दोस्तों, दो मात्राएं मानी जाती हैं। दो का साइन मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था। दो मात्राओं का संकेत होता है एस की तरह। छंदों में हम मात्रा गिनेंगे दोस्तों, बिल्कुल काव्य शास्त्र में हम पढ़ेंगे। कल मेरे मित्र कह रहे थे कि सर आप काव्य शास्त्र से संबंधित कोई जिक्र नहीं करते। काव्य शास्त्र का जिक्र करूंगा दोस्तों। अभी मैंने केवल वर्णमाला शुरू की है। अभी मैंने केवल वर्णमाला, बिल्कुल बिल्कुल वर्णमाला शुरू की है। जो ये एस की तरह लिखते हैं दोस्तों, यह होता है गुरु मात्रा का साइन, दो मात्राओं का संकेत। तो इनकी सदैव कितनी मात्राएं मानी जाती हैं, दो मात्रा मानी जाती हैं। कितनी मात्रा मानी जाती है दोस्तों, दो मात्राएं मानी जाती हैं। जब हिंदी में छंद पढ़ेंगे, जब हिंदी में छंद पढ़ेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि मात्रा लगाने के नियम, और मात्रा लगाने के जो नियम होते हैं उसकी संदर्भ में हमें ध्यान रखना होगा कि यदि अनुस्वार या विसर्ग किसी वर्ण पर लगा हुआ है तो वहां दो मात्राएं गिनी जाएंगी दोस्तों। कितनी मात्राएं गिनी जाएंगी दोस्तों, दो मात्राएं गिनी जाएंगी। यहां तक की बात आपके समझ में आ चुकी है। अन्य वर्णों में, हिंदी के अन्य वर्णों में केवल पहला तथ्य मैंने आपके सामने रखा है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक भारतीय जवान हूं, सेना का जवान हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद जवान भैया। आप सैनिक होने के साथ साथ बिल्कुल आप हमारे हृदयों, बिल्कुल बिल्कुल हृदयों में बसे रहते हैं। आपकी वजह से ही हम इतना सुकून के साथ इस कक्षा का आनंद ले रहे हैं। आप वहां बैठे बैठे हमें अमन चैन प्रदान कर रहे हैं दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान दीजिएगा, हमने सबसे पहला जिक्र किया है कौन सा, अन्य वर्णों में अयोगवाह्य का। किसका जिक्र किया है दोस्तों, अयोगवाह्य का। अयोगवाह्य क्यों कहा जाता है इसे भी बता देता हूं। क्यों, यह जो शब्द है ये ए, योग और वाह्य तीन पदों का योग है। ए का मतलब होता है नहीं, योग का मतलब होता है जुड़कर, और वाह्य का मतलब वहन होने वाले। वे वर्ण जो जुड़कर वहन नहीं होते, किसके साथ जुड़कर वहन नहीं होते, व्यंजन वर्णों के साथ नहीं होते। जिसका प्रयोग व्यंजनों के साथ नहीं होता दोस्तों, केवल और केवल स्वरों के साथ होता है। तो आपको यह भी पता चल चुका होगा कि इनका प्रयोग कितने वर्णों पे किया जाएगा दोस्तों, 11 वर्णों पे किया जाएगा। कितने वर्णों पे होगा, 11 वर्णों पे होगा। अब आगे बात करते हैं दूसरे की। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, आगे बढ़िए, बिल्कुल आगे बढ़िए दोस्तों। अगला बिंदु, अगला बिंदु हम ले रहे हैं क्या, अगला जो अन्य वर्ण आता है दोस्तों वह आता है क्या, संयुक्त अक्षर। संधि करके लिख सकते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या होता है, संयुक्ताक्षर ध्यान से सुनना। संयुक्ताक्षर किसे कहा जाता है, संयुक्ताक्षर का मतलब होता है दोस्तों वे वर्ण जिसमें कम से कम, वे वर्ण जिसमें कम से कम दो व्यंजन और एक स्वर हो। कुल 3 वर्णों का योग होता है। कुल कितने वर्णों का योग होता है, 3 वर्णों का योग होता है। लेकिन देवनागरी लिपि के अनुसार उन्हें एक ही वर्ण चिन्ह के रूप में लिखा जा रहा है। हमें दृश्य रूप में एक वर्ण दिखता है, हमें दृश्य रूप में तो एक ही वर्ण दिखता है, लेकिन वास्तव में उसमें 2 व्यंजन और एक स्वर होता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, संयुक्त अक्षर कहा जाता है। और इसी से मिलती जुलती एक इकाई और आती है हमारे सामने,
द्वित्व वर्ण आती है दोस्तों। क्या आती है दोस्तों? द्वित्व वर्ण आती है। मैं इसके बारे में भी अभी चर्चा करूंगा। पहले हम बात करते हैं क्या कि द्वित्व को छोड़कर सुनिए कि संयुक्त अक्षर क्या होते हैं। तो संयुक्त अक्षर के बारे में मैंने आपसे बात की क्या? वे वर्ण जिसमें दो व्यंजन और एक स्वर का योग हो क्या कहलाता है दोस्तों? संयुक्त अक्षर कहलाता है। पहला प्रश्न जो पूछा जाने का है क्या कि संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी होती है? पहला प्रश्न जो पूछा जाता है, संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। कितना होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैं आपके सामने लिख रहा हूं। क्ष, त्रय और जय। दोस्तों सुनना ध्यान से, इस वर्ण का उच्चारण हम करते हैं ग। क्या करते हैं दोस्तों? ग करते हैं। हालांकि एनसीईआरटी के वर्तमान के या नवीन जो संशोधित संस्करण है, इसमें इसके लिए कहा गया है कि बहुत बार तीसरे नंबर के अर्थात इस ग का उच्चारण क्या किया जाता है? ग किया जाता है। क्या किया जाता है? ग किया जाता है। जबकि इसका वास्तविक जो उच्चारण भाषा विज्ञान की दृष्टि से बात की जाए तो जय होता है। क्या होता है दोस्तों? च वर्ग का तीसरा वर्ण और उसी के साथ में च वर्ग का पंचमाक्षर जय होता है दोस्तों। क्या होता है? जय होता है। अब इसका विच्छेद बताऊंगा तब यह चीज आपके सामने हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना इसका उच्चारण हम भ्रमवश क्या करते हैं? ग कर देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? ग करते हैं, जो भाषा विज्ञान की दृष्टि से सही नहीं होगा दोस्तों। भाषा विज्ञान की दृष्टि से सही नहीं होगा। आत्मिक संतुष्टि के लिए या हम सामने वाले को समझाने के लिए। क्यों? क्योंकि यह उच्चारण प्रचलित है, यह लोक प्रचलन में है, जनता इसे समझ सकती है। अगर आप किसी के सामने यह कहोगे क्या विज्ञान, क्या कहोगे दोस्तों? विज्ञान कहोगे तो समझ नहीं पाएगा, विज्ञान कहोगे तो समझ पाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि यह लोक प्रचलन में आ चुका है। लेकिन इसका विच्छेद जो होगा वो कुछ और ही बयां करता है। बात करेंगे बाद में। पहले हमें क्या ध्यान देना है क्या कि चौथा संयुक्त अक्षर कौन सा है दोस्तों? तो देखिए, चौथा जो संयुक्त अक्षर होता है दोस्तों वह होता है श्रेय। क्या होता है दोस्तों? श्रेय होता है। बात आती है क्या इनके प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? पहला प्रश्न, इनकी संख्या कितनी होगी? 4 होगी। दूसरा प्रश्न आता है दोस्तों जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनका विच्छेद पूछता है कि इन्हें संयुक्त अक्षर कहा जाता है, अर्थात इनमें 2-2 व्यंजन और एक स्वर होते हैं, तो वे कौन से होंगे? जैसे क्ष की बात करें तो इसमें होता है क, उसके बाद में आता है दोस्तों मूर्धन्य सकार और उसके बाद में आता है ए। बहुत मेरे हिंदी के विद्वान साथियों से भी हो जाने वाली गलती बता रहा हूं। अब बिल्कुल गलती बता रहा हूं, ध्यान से समझना। कन्हैयालाल जी कुमावत, आपने जो विच्छेद लिखा है वह गलत है। बिल्कुल आपका प्रयास अच्छा है लेकिन आपने विच्छेद सही नहीं किया दोस्तों। ध्यान से सुनना। मैं यहाँ एक बहुत माइनर चीज बताने वाला हूं, गलती हम कहां कर बैठते हैं। प्रश्न क्या आ रहा है? अब प्रश्न सुनना, उसके बाद मैं विकल्प लिखूंगा। क्षय का सही विच्छेद क्या होता है? क्षय का सही विभाजन क्या होता है? और विकल्प आपके सामने दे दिया गया है कै योग क्षय। दूसरा विकल्प दिया गया है कै योग क्षय। तीसरा विकल्प हमारे पास दिया गया है। प्रश्न है क्या क्षय का सही विच्छेद क्या होगा? तीसरा विकल्प दिया गया है कै योग क्षय और चौथा जो विकल्प दे दिया गया हमें, क्या दिया गया? कै योग क्षय। आप मुझे बताएं दोस्तों, कि इस प्रश्न का जवाब कौन सा होगा? आपके पास प्रश्न भी है, क्षय का सही विभाजन क्या होगा? और आपके पास विकल्प हैं कै योग क्षय, इसमें दोनों स्वर सहित हैं, इसमें कै के हलंत लगा हुआ है और मूर्धन्य सकार पूरा है, इसमें दोनों वर्णों के हलंत है, इसमें कै वर्ण के हलंत है और सह के नहीं है दोस्तों। बताइए इसका विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल विकल्प का चयन कीजिए। बहुत सारे मेरे विद्वान साथी 2 नंबर का विकल्प चयन कर रहे हैं। बिल्कुल आपके सामने जवाब होने के बावजूद भी आप प्रश्न गलत कर रहे हैं। बस यही वाली बात तो मुझे समझानी थी दोस्तों, इस बिंदु को अलग से बताने का यही तो उद्देश्य था। हमें क्या ध्यान देना है? अब प्रश्न पे आइए। बिल्कुल आपका प्रश्न का जवाब देने का तरीका मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इतनी शीघ्रता से आपके जवाब आ रहे हैं, कुछ एक के गलत हैं लेकिन कुछ एक के सही भी हैं। सही जवाब देने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आप मेरी पूरी बात को ध्यान से सुने हो।
शब्द जो मैंने प्रश्न में लिखा है, जो संयुक्त अक्षर मैंने प्रश्न में लिखा है, उसमें ध्यान देना। अब आप लिखना बंद कीजिए और जवाब पे आ जाइए। मैं आगे की चर्चा आरंभ कर चुका हूं मित्रों, मैं बात को आगे आरंभ कर चुका हूं मित्रों। क्या कि क्षय का सही विभाजन, और मैंने इसमें हलंत लगाया है, अर्थात इसके विच्छेद में भी आपको ए शामिल नहीं करना था, और आपको इसके विच्छेद में ए शामिल नहीं करना था। अर्थात यदि किसी विद्यार्थी का, यदि किसी मेरे मित्र का विकल्प नंबर 3 है, तो 3 विकल्प वाले धन्यवाद के पात्र हैं, और जिन्होंने विकल्प नंबर 3 के अलावा किसी अन्य विकल्प का चयन किया है दोस्तों, तो उन्हें ध्यान देने की और ज्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल हताश निराश न होइए, हताश निराश न होइए। मैं फिर से आपके सामने प्रश्न रखने वाला हूं। इसके आगे देखिए, क्या या तो ऐसा प्रश्न दे दिया जाता है, कई बार क्या होता है, पेपर बनाने वाला थोड़ा सा दिमाग लगा जाता है, पेपर बनाने वाला थोड़ा सा दिमाग लगा जाता है, क्षय का सही विभाजन क्या होगा, यह है हमारा, बिल्कुल यह हमारा रटा हुआ रूप होता है। तो प्रश्न बनाने के साथ साथ वह विकल्प में क्या करता है, इस ए को इस से में शामिल कर देता है दोस्तों, और इसका विकल्प केवल कितना सा दे देता है, क को आधा लिख दिया और मूर्धन्य सकार को ए जोड़कर पूरा लिख देता है। यह विकल्प भी सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें मूर्धन्य सकार क्या है, स्वर रहित है, और जैसे इसमें ए जुड़ जाएगा तो इसका हलंत हट जाएगा, तो यह रूप भी लिखा जा सकता है और यह रूप भी लिखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं आगे की। त्रय का सही विच्छेद क्या होता है, तय योग रे योग ए। यदि आप चाहो तो तय को आधा लिख करके रे को पूरा भी लिख सकते हो दोस्तों। ध्यान देना, जय का क्या विच्छेद होता है, जय और इसी वर्ग का, चय वर्ग का पंचमाक्षर, और उसके बाद में आता है ए। यदि आप चाहो तो जय वर्ण को आधा लिख करके पंचमाक्षर को पूरा भी लिख सकते हैं। पूरा लिखने की वजह क्या है दोस्तों, इस ए स्वर को मैंने इनमें शामिल कर दिया है। अंतिम आता है कौन सा, श्रेय का सही विच्छेद क्या होता है, तो तालव्य सकार, उसके बाद में रे वर्ण, और उसके बाद में आता है दोस्तों ए। आप चाहो तो तालव्य सकार को आधा लिख करके रे को पूरा भी लिख सकते हो। यह इस प्रकार से आपके सामने जो मैंने रखा है वह कौन सा है, संयुक्त अक्षर, उनकी संख्या और उनका शाब्दिक विच्छेद। प्रश्न मेरा क्या है दोस्तों, दूसरा प्रश्न जो आपके सामने मैं अब रखने वाला हूं, क्या बिल्कुल आपने क्या दूसरा प्रश्न जो अब मैं लिखने वाला हूं क्या है, ध्यान दीजिए। इन चारों वर्णों का यदि आपको उच्चारण स्थान पूछा जाए, संस्कृत सूत्रों में आपने सभी के उच्चारण स्थान रटे होंगे, इनका उच्चारण स्थान ही नहीं मिलता। यदि आपको इनका उच्चारण स्थान पूछा जाए दोस्तों, तो कैसे जवाब देंगे उसका तरीका बता रहा हूं दोस्तों। क्या यदि इन चारों में से किसी भी वर्ण का आपसे उच्चारण स्थान पूछा जाता है, तो आपको क्या करना होगा, इनका संयुक्त अक्षरों का जो विच्छेद हमने लिखा है, वे देखिए दो दो तो व्यंजन है और एक एक क्या है दोस्तों, स्वर है। हमें क्या करना है, इनके उच्चारण स्थानों को जोड़ करके इनका स्थान बताना होगा। जैसे एक का मैं बता रहा हूं, कै कहां से बोला था दोस्तों, कंठ से, और शे कहां से बोला था दोस्तों, मूर्धा से। कहां से बोला था, मूर्धा से। और ए कहां से बोला था, कंठ से। अर्थात क्षय का स्थान क्या होगा, कंठ मूर्धा कंठ। क्या होगा दोस्तों, कंठ मूर्धा कंठ। और कहा जाएगा इसको, कंठ मूर्धा कंठे। क्या कहा जाएगा दोस्तों, कंठ मूर्धा कंठे। ऐसे आप इनको जोड़ करके इसका स्थान बता सकते हो। इन तीनों को जोड़कर आप इसका स्थान बता सकते हो, और इन तीनों को जोड़कर आप इसका स्थान बता सकते हो। यह था हमारा कौन सा, दूसरा वर्ण या दूसरा अन्य वर्ण, जिसका नाम है कौन सा, संयुक्त अक्षर। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, ताकि आगे बढ़ा जा सके। ध्यान दें, अगली बात करते हैं हम अन्य वर्णों की। नंबर 3। बहुत अच्छा नाम लिखने वाला हूं दोस्तों, बहुत अच्छा नाम, बिल्कुल बहुत अच्छा नाम आपके सामने लिखने वाला हूं दोस्तों। विकसित स्वर क्या है, नाम ही नहीं पता सर, विकसित स्वर क्या है यह नहीं पता, कोई बात नहीं है। आप मुझे यह बता दीजिए, क्या अनुनासिक किसे कहा जाएगा। अनुनासिक क्या होता है दोस्तों, अनुनासिक का भी पता नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका वह नाम जो जाना पहचाना है, क्या, चंद्र बिंदु। क्या दोस्तों, चंद्र बिंदु। कितना होता है, केवल एक।
केवल कितना होता है दोस्तों? केवल एक होता है। केवल कितना होता है दोस्तों? एक होता है। जैसे आ के ऊपर आपने यह तो लगा दी चंद्रमा और यह लगा दी बिंदी, इसे हमने क्या कहा दोस्तों? चंद्र बिंदु कहा। क्या कहा दोस्तों? चंद्र बिंदु कहा। इसको चंद्रमा और बिंदु की तरह लिखते हैं। शिरोरेखा के ऊपर चंद्रमा और बिंदु लगा देते हो, आप इसे कहते हो दोस्तों चंद्र बिंदु। अब बात आती है दोस्तों, यह नाम क्यों पड़ा? अनुनासिक किसे कहा जाता है? अनुनासिक होता है, ध्यान देना, अनुस्वार का तत्सम। क्या होता है दोस्तों? अनुस्वार का तत्सम होता है। अर्थात जो लाइन के ऊपर बिंदी लगा के हम लिखते हैं अयोगवाह वर्णों में प्रथम, वह जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार का यह क्या होता है? तद्भव होता है। अनुस्वार तो क्या है दोस्तों? अनुस्वार तो क्या है दोस्तों? तत्सम है। यह अनुस्वार तो क्या है? तत्सम है। और इसी का तद्भव रूप क्या होगा दोस्तों? इसी का तद्भव रूप क्या होगा दोस्तों? अनुनासिक होगा। अनुस्वार का ही तद्भव रूप क्या होगा? अनुनासिक होगा। महत्वपूर्ण बात अब जो मैं बताने वाला हूं वह क्या है, ध्यान दीजिए। मैंने इसका एक नाम और लिखा है, विकसित। क्यों कहा? हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजनों की बात करें तो पाणिनि महोदय के द्वारा दिए गए माहेश्वरी सूत्रों में से सारी वर्णमाला निकली है। दोस्तों ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। हिंदी वर्णमाला के जो वर्ण हैं, जिनमें आपके स्वर हो चाहे व्यंजन हो, वो कहां से आए हैं? पाणिनि महोदय के द्वारा लिखित मूल व्याकरण के माहेश्वरी सूत्रों में से हमने लिए हैं। लेकिन यह जो चंद्र बिंदु है, यह हिंदी भाषा भाषियों ने स्वयं ने बनाया है। अर्थात चंद्र बिंदु का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता था। इसका विकास हिंदी वालों ने स्वयं ने किया है। इसका विकास हिंदी भाषा वालों ने स्वयं ने किया है। हिंदी भाषा वैज्ञानिक या व्याकरणाचार्यों ने खुद ने बनाया है। इसीलिए इसको कहा गया है विकसित स्वर। इसका उच्चारण करते समय प्राणवायु नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें अनुनासिक कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? अनुनासिक कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों? अनुनासिक कहा जाता है। तो अनुनासिक वर्ण पूछे या विकसित वर्ण पूछे या आपसे पूछ लिया जाए चंद्र बिंदु, तो कितना होगा? एक होगा। ध्यान देना, कितने होते हैं? एक। संस्कृत भाषा में आपको एक शब्द भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगी हुई हो। क्यों? क्योंकि जिस समय संस्कृत भाषा बनी थी उस समय यह चंद्र बिंदु थी ही नहीं। इसका विकास हिंदी भाषा 1050 विक्रम संवत में बनती है, उसके बाद किया गया है। बिल्कुल विजय यादव जी, आपके कॉलेज वाले ओ का जिक्र भी मैं करूंगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए। अभी हम केवल हिंदी के बात कर रहे हैं वर्णमाला की। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। हिंदी के विकसित स्वर के बाद में मैं बात करूंगा विकसित व्यंजन की। बिल्कुल विकसित व्यंजन की बात करने वाले हैं। ध्यान दें। अगला जो चौथा अन्य वर्ण आएगा वह आएगा कौन सा? ताड़न जात। वह कौन सा आएगा दोस्तों? ताड़न जात। अब ये नाम लिखते ही आपके चेहरे खिल उठे। क्यों? क्योंकि मैं इसकी जिक्र कर चुका हूं, लेकिन इसके बारे में भी आपको ऐसी बात अब बताऊंगा जिसकी चर्चा मैंने नहीं की है। बिल्कुल, जिसकी चर्चा मैंने अभी नहीं की है। इन ताड़नजात वर्णों के बारे में भी, इन्हें आप द्विगुण भी कह सकते हैं, और इन्हें कहा जाता है विकसित व्यंजन ध्वनियां। क्या कहा जाता है दोस्तों? विकसित व्यंजन ध्वनियां कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें विकसित व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो सुनिए। जिस प्रकार से एक हमने विकसित स्वर बनाया है, अनुस्वार का तद्भव रूप चंद्र बिंदु बनाया है, ठीक उसी प्रकार से दो वर्ण, ताड़नजात वर्ण कितने होते हैं? दो। ट वर्ग का तीसरा और ट वर्ग का चौथा, इन दोनों के नीचे हम जो बिंदी लगाते हैं, तो बिंदी लगा देने के बाद बिंदी लगा देने के बाद बनने वाले वर्ण होते हैं ताड़नजात वर्ण। इन्हें दूसरा नाम दिया गया कौन सा? उत्क्षिप्त। क्योंकि यह जो बिंदी है, इस चिन्ह का नाम होता है उत्क्षिप्त चिन्ह, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों क्या? फेंका हुआ। क्या होता है? फेंका हुआ। इनका उच्चारण करते समय जीभ इतना झटका खाती है, ऐसे लगता है जैसे मुंह से, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मुंह से बाहर फेंके जा रहे हैं। अब महत्वपूर्ण बात आएगी दोस्तों, क्या इनसे संबंधित एक बात आप मुझे बताएं कि व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या नहीं। पूरी बात सुनना, उसके बाद मेरे प्रश्न का जवाब देना। व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं या नहीं? यदि हाँ तो अपना थम्स अप कीजिए। यदि हाँ तो थम्स अप कीजिए।
व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या नहीं? यदि हाँ तो थम्स अप कीजिए दोस्तों, ताकि मुझे पता लगे कि आप सीख पा रहे हैं। व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब बात आती है क्या? बिल्कुल, अब बात आती है अगली। इस बिंदु को ताड़नजात चिन्ह कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों? ताड़नजात चिन्ह कहा जाता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं और पूरा मनोयोग से सुनते हैं क्या कि व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। मेरा प्रश्न दोस्तों अब है, आपके इतने शीघ्रता से नाम आ रहे हैं कि मैं नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूं। वेद प्रकाश जी, रोहित जी, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दें। अब आगे की मैं बात आरंभ कर चुका हूं मित्रों, आगे की मैं बात आरंभ कर चुका हूं। क्या कि हिंदी में जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और यदि किसी व्यंजन में से स्वर बाहर निकाल दिया जाए, तो व्यंजन स्वर रहित हो जाता है। व्यंजन क्या हो जाता है? स्वर रहित हो जाता है। अब आप लिखना बंद कीजिए और एक बार इधर ध्यान दीजिए, मैं बहुत काम की बात बताने वाला हूं दोस्तों। जैसे माना यह कौन सा वर्ण है? कै वर्ण है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? कै वर्ण है दोस्तों। और हमें पता है कि इस कै वर्ण में क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों? ए जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों? ए जुड़ा हुआ है दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का जवाब बहुत सही है। अब दोस्तों अगली बात मैं आरंभ कर चुका हूं, आप इसका ध्यान दीजिए, आप इस बात पे ध्यान दीजिए। आप लिखना बंद करेंगे तो मैं बोलना शुरू करूंगा, इसलिए कह रहा हूं जरा ध्यान दीजिए। फिर से मैं प्रश्न पूछूंगा, आपको जवाब देने का मौका फिर से मिलेगा दोस्तों। ध्यान दें। अब मैंने कहा कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम व्यंजन कह रहे हैं। सभी व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित हो रहे हैं। यदि किसी व्यंजन से, एक एक शब्द को सुनना, बहुत काम की बात आएगी। इन दोनों से रिलेटेड काम की बात बताऊंगा। ऐसा इतिहास में बिल्कुल बिल्कुल पहली बार होने वाला है कि एक नया तथ्य हमें जानने को मिलेगा दोस्तों। क्या? सुनिए, इस व्यंजन में दोस्तों क्या जुड़ा हुआ है? स्वर जुड़ा हुआ है। यदि हम किसी व्यंजन में से स्वर बाहर निकाल देते हैं तो वह व्यंजन वर्ण जो होता है वह हलंत लगाकर लिखा जाता है। वह कैसे लिखा जाता है दोस्तों? हलंत लगाकर लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है दोस्तों? हलंत लगाकर लिखा जाता है। यह बात समझ में आई? मैंने क्या कहा कि व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यदि किसी व्यंजन में से स्वर बाहर निकाल दिया जाए तो व्यंजन को हलंत कर दिया जाता है, अर्थात यह व्यंजन स्वर रहित तो हो जाता है, यह व्यंजन आधा हो जाता है। लेकिन अब आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों, बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देने वाली बात बोलने वाला हूं। क्या कि ये दोनों वर्ण ऐसे हैं जिन्हें हम कभी आधा नहीं कर सकते दोस्तों। ताड़नजात वर्णों को स्वर रहित नहीं किया जा सकता। ताड़नजात वर्णों को स्वर रहित नहीं किया जा सकता दोस्तों। इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं क्यों नहीं किया जा सकता दोस्तों। ध्यान दीजिए, मैंने जैसे इस कैवर्ण में से ए स्वर को बाहर निकाला तो इसके नीचे क्या लगाया दोस्तों? हलंत का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है दोस्तों? हलंत चिन्ह का प्रयोग किया है, हल चिन्ह का प्रयोग किया है दोस्तों। यदि इनके बिल्कुल बिल्कुल, यदि मैं कहूं कि मुझे इनमें से जुड़ा हुआ स्वर भी बाहर निकालना है, यदि मुझे इनमें से जुड़ा हुआ स्वर भी बाहर निकालना है तो मैं इनके नीचे भी क्या लगाऊंगा दोस्तों? हलंत मुझे लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों? हलंत मुझे लगाना पड़ेगा, हल चिन्ह लगाना पड़ेगा। और यदि आप इस वर्ण के नीचे हल चिन्ह लगा देते हो तो इतिहास बदल जाता है। कैसे? एक वर्ण के चिन्ह, बिल्कुल एक वर्ण के नीचे एक समय में दो चिन्ह लग जाते हैं, जो हिंदी में कभी मुमकिन नहीं होगा। एक वर्ण पर एक स्थान पे एक समय में दो चिन्ह कभी प्रयुक्त नहीं होते दोस्तों। दो चिन्ह कभी प्रयुक्त नहीं होते हैं, हिंदी में ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। वापस से सुनना मेरी बात को, बहुत गजब की बात बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द पे गौर करना। मैंने क्या कहा? ताड़नजात बनाने के लिए हमने क्या किया है? टे वर्ग के इस तीसरे वर्ण पे और चौथे वर्ण के नीचे बिंदी लगा दी। क्या लगा दी दोस्तों? ताड़नजात चिन्ह का प्रयोग कर लिया। किसका प्रयोग किया दोस्तों? ताड़नजात चिन्ह का प्रयोग कर लिया। अब मुझे इनमें से स्वर बाहर निकालना है, और यदि मुझे स्वर बाहर निकालना है
तो इनके नीचे हल चिन्ह का प्रयोग भी करना होगा। तो आप देखिए, एक ही वर्ण के नीचे एक समय में कितने चिन्ह लगा दिए मैंने, 2 चिन्ह लगा दिए। एक तो ताड़नजात चिन्ह लगा हुआ है और एक हलंत चिन्ह और लगा दिया, अर्थात एक वर्ण पर एक समय में कितने चिन्ह आ गए दोस्तों, 2 चिन्ह आ चुके हैं। और ऐसा कभी मुमकिन नहीं है कि एक वर्ण पर एक समय में 2 चिन्ह लगाए जा सके। आप बताएं जरा, जैसे इस कै में जुड़ा हुआ है, इस कै में जुड़ा हुआ है लघु उ, अब क्या मैं इस कै के ऊपर ओ की मात्रा और जोड़ सकता हूं क्या दोस्तों? ऐसा रूप कभी हो सकता है क्या? ऐसा कभी संभव नहीं है। तो यह भी कभी संभव नहीं है, यह भी कभी संभव नहीं होगा दोस्तों। अब आप समझ चुके होंगे क्या कि एक वर्ण पर एक समय में 2 चिन्ह कभी प्रयुक्त नहीं होते। भाषा साहित्य वाले विद्यार्थी बहुत अच्छे से समझ लीजिए इसको। ये वर्तनी शुद्धि में पूछा जा सकता है, ये बिल्कुल वर्तनी शुद्धि में पूछा जा सकता है। एक शब्द आता है वांग्मय, व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों वांग्मय। अब आप ये कहोगे कि सर इसके नीचे हलंत क्यों आया दोस्तों? ये ताड़नजात चिन्ह नहीं है, इस पे पंचमाक्षर बिंदु लगा हुआ है, जो नीचे नहीं लगा साइड में लगा है, आगे लगा हुआ है नीचे नहीं लगा हुआ, इसलिए इसके नीचे हलंत चिन्ह का प्रयोग कर लिया दोस्तों। ये क्या करता है, शब्द शुद्धि में वांग्मय इस प्रकार से दे देता है और पूछ लेता है दिए गए विकल्पों में अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसके अलावा और 3 विकल्प होते हैं जो सही होते हैं और हम इसको वांग्मय समझ बैठ करके इसे सही मान लेते हैं, जो कि क्या है दोस्तों, अशुद्ध है, जो कि क्या है दोस्तों, अशुद्ध है। मैं आपको उदाहरण के साथ इन बातों को स्पष्ट कर रहा हूं। यदि आपका ध्यान केवल और केवल लिखने में रहेगा, केवल और केवल आपका मैसेज करना, बिल्कुल लाइव चैट पे चैट करना उद्देश्य है दोस्तों, तो आप आराम से आप चैट कीजिए। लेकिन मैं कह दूंगा कि यदि इस क्लास का लाभ लेना चाहते हैं तो लगातार आपकी नजरें स्क्रीन पे होनी ही चाहिए, आपके कान अलर्ट रहने चाहिए। किसी भी क्षण, किसी भी पल आपके कानों में काम की बात आ सकती है। जो अगली काम की बात आती है वह सुनिए। क्या पहली बात हमें पता चल चुकी है, वो क्या चल चुकी है, मैं इसको थोड़ा व्यवस्थित ढंग से लिख देता हूं। देखो, ताड़नजात वर्णों की संख्या यदि पूछी जाए तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो अड़य होता है और एक अडय होता है। इनसे जुड़े हुए तथ्य आया सबसे पहला तो कौन सा, इन्हें स्वर रहित नहीं किया जा सकता। इन्हें स्वर रहित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, इसका कारण मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। इन्हें स्वर रहित नहीं किया जा सकता, और क्यों नहीं किया जा सकता इसका कारण आप जान चुके हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने, बिल्कुल दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने बता रहा हूं। क्या हिंदी में हम किसी शब्द से नया शब्द बना सकते हैं? जैसे समझना, जैसे मेरे को लिखना है डमरू तो मैं डे से आरंभ कर चुका हूं। जैसे मुझे लिखना है ढक्कन तो मैं डे से आरंभ कर चुका हूं, डे से आरंभ कर चुका हूं। लेकिन इन दोनों ताड़नजात वर्णों की बात बता रहा हूं दोस्तों। कभी भी किसी शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में, कभी किसी शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में, कभी किसी शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में इन ताड़नजात वर्णों का प्रयोग नहीं होता। अर्थात ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा कि कोई शब्द लिखा हुआ है और उसका पहला वर्ण आपको इन दोनों में से कोई एक मिल जाए। नुक्ता वाले वर्ण आधे होते ही नहीं है दोस्तों। अरबी फारसी के वर्णों को हलंत लगा के आधा नहीं करेंगे, वो अलग चीज है, वह अलग चीज है दोस्तों। चिड़िया में 2 हैं, आपका कहना बिल्कुल सही है। एक स्थान पर 2 नहीं आएंगे दोस्तों, एक स्थान पर 2 नहीं आएंगे। चिड़िया में ध्यान देना, एक मेरे मित्र ने कहा है कि इस चिड़िया शब्द में 2 चिन्ह लगे हुए हैं दोस्तों। यहां पर ताड़नजात चिन्ह नीचे लगा हुआ है और मात्रा आपने ऊपर लगा रखी है। एक समय में एक स्थान पर 2 चिन्हों का प्रयोग नहीं होता दोस्तों। यदि आप मेरी बात गौर से सुन रहे होंगे तो इस प्रकार का बेबुनियाद सवाल आपके जहन में नहीं उठता। मैं बार बार कह रहा हूं, आपका ध्यान मोबाइल स्क्रीन पे होना चाहिए। केवल चैट लिखने में व्यस्त रहेंगे तो इस प्रकार की गलतियों का दौरान होता रहेगा दोस्तों आपसे। मैं फिर से कह रहा हूं क्या कि एक वर्ण पर एक समय में एक स्थान पर 2 चिन्ह नहीं होते। जैसे आपने इसके ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगा दी, अब आप इसके ऊपर ए की मात्रा नहीं लगा सकते। बहुत अच्छे से समझो, एक एक शब्द को मैं बहुत गौर से समझा रहा हूं, बहुत आराम से। दूसरी बात मैंने क्या बोल दी है कि ताड़नजात वर्ण कभी किसी शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। ताड़नजात वर्ण कभी किसी नए शब्द के
प्रथम वर्ण के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। और क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि शब्दकोश और साहित्य कोश की जो उपयोग पद्धतियां हम पढ़ते हैं, अर्थात डिक्शनरी का जो शब्दों का क्रम होता है, उनमें इनका स्थान निर्धारित कर पाना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इन्हें आधा नहीं किया जा सकता और ये पहले वर्ण के रूप में आ जाएंगे तो इनका स्थान निर्धारित कर पाना मुश्किल हो जाता है। अतः इनसे कभी नए शब्द का आरंभ भी नहीं होता है मित्रों। तो दूसरी बात जो हमें पता चलती है वह क्या चली है दोस्तों? इनसे कभी नए शब्द का आरंभ नहीं होता। इनसे कभी नए शब्द का आरंभ नहीं होता। नए शब्द का आरंभ नहीं होता। आपको बहुत अलग कंसेप्ट मिल रहे हैं दोस्तों। आपको ये चीजें अटपटी इसलिए लग रही हैं क्योंकि आपने ऐसा कभी सुना ही नहीं है। ऐसा कभी आपने सुना ही नहीं है। बस केवल रट के चले गए कि द्विगुण व्यंजन दो होते हैं, नीचे बिंदी लगाने वाले होते हैं। पर ऐसा कभी प्रश्न आ जाएगा तो आप अब इसका आराम से जवाब दे पाएंगे और बिल्कुल बिल्कुल पूरे मनोबल के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकेंगे कि ये हमारा प्रश्न बिल्कुल क्या है दोस्तों, सही है। एक वर्ण पर एक समय में एक स्थान पर दो चिन्ह नहीं प्रयुक्त होते, एक बात, इसीलिए इनको आधा नहीं किया जा सकता और ये कभी नए शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में प्रयुक्त नहीं होते। यहां तक की बात समझ में आ चुकी दोस्तों। ये कौन से थे? हिंदी के विकसित व्यंजन। इसके ठीक पहले हमने जाना था कौन सा? हिंदी का विकसित स्वर। अब बात करता हूं मैं आगे की। क्या पांचवा जो अन्य वर्ण आता है वह आता है दोस्तों क्या? विदेशी स्वर। वह कौन सा आता है दोस्तों? विदेशी स्वर। अन्य नाम आपसे दे सकता है क्या? इसे आगत स्वर भी कह सकते हो। दूसरे देश से आया है, विदेशी आया हुआ है, इसलिए आगत। हमारे देश में ये स्वीकार किया गया है, दूसरे देश से आने वाले को अपनाया है, इसलिए इसे मेहमान स्वर भी कहा जाता है। और वह नाम जो हमें बहुत अच्छे से याद रहता है, क्या? अर्धचंद्र बिंदु। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको अर्धचंद्र बिंदु कहा जाता है। अर्थात लाइन के ऊपर चंद्रमा तो हो लेकिन ये जो बिंदी होती है ये दोनों लगा दी जाए तो इसे कहा जाता है चंद्र बिंदु। लेकिन जब चंद्रमा हो और बिंदी नहीं हो, तो यह आदि चंद्र बिंदु कहलाती है। अर्थात अभी जो मेरे मित्र लिख रहे थे कॉलेज, अभी जो मेरे मित्र लिख रहे थे डॉक्टर, अभी जो मेरे मित्र लिख रहे थे हॉस्टल, या अभी जो मेरे मित्र लिख रहे थे हॉस्पिटल, तो ध्यान देना पवित्र का संधि विच्छेद होता है दोस्तों। पोधन इत्र अयादि संधि का उदाहरण है। अभी संधि पे मैं गया ही नहीं, आप बहुत आगे जा रहे हैं मित्रों। बहुत अलग तरीके से समझना। ट्रक में ट आधा है, रे पूरा है मेरे मित्रों। अभी मैंने रे वर्ण के 4 रूप बताने बाकी हैं। बिल्कुल जो नाक से बोला जाता है उसे नासिके कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है उसके? नासिके कहा जाता है। कुर्बान खान जी, आपके सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं, आगे बढ़िए। और बिल्कुल आप ध्यान दीजिए अपने बोर्ड पे। हर एक पहलू पे चर्चा कर रहा हूं मैं। कुछ एक चर्चाएं मैं कर चुका हूं। आप पुराने 5 वीडियो जो हमने बना लिए हैं, जो हमारे 5 सेशन हो चुके हैं, एक बार आप उन्हें देखिए तो सही। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब तो पहले ही मिल चुके होंगे, बहुत पहले ही मिल चुके हैं दोस्तों। इन सभी पहलुओं पर मैं चर्चा कर चुका हूं और कुछ एक चीजें बची हुई हैं वर्णमाला की जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। क्या कि विदेशी स्वर या आगत स्वर या मेहमान स्वर जो अंग्रेजी भाषा का है, अर्धचंद्र बिंदु जिसे हम लिखते हैं क्या, इसका मैंने संकेत आपको पहले भी दिया था दोस्तों। कि यह वृत्ताकार स्वर आता है। एक बार पूछा गया है, वृत्ताकार स्वर में विदेशी स्वर को भी गिना जाता है जिसमें चंद्रमा तो होता है, बिंदी नहीं होती, अर्थात अर्धचंद्र बिंदु होती है दोस्तों। वह क्या होती है दोस्तों? अर्धचंद्र बिंदु होती है। बिल्कुल हिंदी पूरी पढ़ाई जाएगी। आप ऐसे ही मनोयोग से सुनते रहेंगे, आप ऐसे ही साथ देते रहेंगे, आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहेंगे दोस्तों, तो मैं आपके सामने बहुत जल्द इसी बिंदु का 500 प्रश्नों का सेट लेके आना हूं। बिल्कुल 4-5 घंटे लगातार हम पढ़ेंगे इस बिंदु के सारे प्रश्न जो अब तक की किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, बिल्कुल छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परीक्षा में आ चुके हैं। हम उन सभी प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। एक दिन की चर्चा हमारी उसी प्रकार की रहेगी, केवल प्रश्न हल करेंगे। उस समय केवल प्रश्न हल करेंगे। वर्ण विचार के सभी प्रश्नों का मैं समागम लेकर के आने वाला हूं दोस्तों। लेकिन आप बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसका लिंक शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा मित्रों को बताइए कि 9 बजे अपनी कक्षा आरंभ हो चुकी होती है जो 10:30 बजे तक चलती है दोस्तों। बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। यदि आपने उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल नहीं किया दोस्तों तो उसे इंस्टॉल कीजिए ताकि बहुत जल्द आपको इसकी PDF प्राप्त हो सके। टेलीग्राम
बिल्कुल बिल्कुल टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, ताकि बोर्ड के स्क्रीनशॉट भी आपको मिलेंगे पीडीएफ के रूप में। जो पढ़ाया गया है इसके स्क्रीनशॉट भी आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेंगे दोस्तों। तो ध्यान दें, अब बिंदु पे आ जाइए, बिंदु पे आ जाइए। तो अर्धचंद्र बिंदु या विदेशी स्वर की बात की जाए तो संख्या पूछे तो एक होता है। लिखा कैसे जाता है? आ के ऊपर अर्धचंद्र बिंदु लगाकर संकेत कैसे होगा? खड़ी पाई के ऊपर अर्धचंद्र बिंदु लगा देंगे, जैसे आपके सामने मैंने दो उदाहरण लिख भी दिए हैं दोस्तों। तो यह कौन सा है? विदेशी स्वर होता है दोस्तों। यह कौन सा है दोस्तों? विदेशी स्वर होता है दोस्तों। बिल्कुल, यहां तक की बात मैं कर चुका हूं, यहां तक की बात मैं कर चुका हूं दोस्तों। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। है कौन सा है? अल्प प्राण है या महाप्राण है? दोस्तों मैं इसकी बात कर चुका हूं, है वर्ण महाप्राण है। आप मित्र कल का कक्षा देखिए, कल की कक्षा देखिए, प्लेलिस्ट में से आप कल का लिंक उठाइए, आप उसे देख सकते हैं। सभी चर्चाएं मैं कर चुका। अगला जो आता है क्या? विदेशी व्यंजन। अन्य वर्णों में छठा जो प्रकार है वह कौन सा है दोस्तों? विदेशी व्यंजन का। और विदेशी व्यंजन की चर्चा भी वैसे तो हम कर चुके थे, जब मैंने आरंभ की कक्षा में आपको किसी वर्ण के चारों तरफ बिंदु लगने वाले वर्णों की जो संरचना बताई थी, उसमें मैं इनकी चर्चा कर चुका हूं। विदेशी व्यंजन होते तो कितने हैं दोस्तों? 5। कितने हैं दोस्तों? 5 हैं। यहां पर जो हिंदी में बहुतायत से प्रयोग में लिए जाते हैं दोस्तों, कौन कौन से हैं? देखो, क, ख, ग, ज और फे वर्ण। इनसे पहले नुक्ता लगा दिया, इसको कहा जाता है दोस्तों नुक्ता चिन्ह। सभी बिंदुओं को नुक्ता चिन्ह नहीं कहा जाता। मेरे अभी कुछ मित्र कह रहे थे कि जो ताड़नजात चिन्ह है वो भी नुक्ता है, पंचमाक्षर बिंदु को भी वो नुक्ता से संबोधित कर रहे थे दोस्तों। तो जो इसका जो नाम होता है उसे वही कहा जाता है। मानव जाति है, मानव जाति है, लेकिन सभी व्यक्तियों की व्यक्तिवाचक संज्ञा सूचक शब्द नाम अलग अलग होते हैं। इन चिन्हों के नाम भी अलग अलग होते हैं दोस्तों। हर तरफ जो बिंदु होती है उसे हम नुक्ता नहीं कहते। नुक्ता केवल वर्ण के पहले लगा हुआ होता है, उसे ही कहा जाता है। और ये कितने वर्ण है दोस्तों? 5 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? 5 वर्ण होते हैं। एनसीईआरटी में इनकी संख्या कितनी मानी गई है दोस्तों? 3 मानी गई है। ये कौन सी भाषा के होते हैं दोस्तों? अरबी फारसी भाषा के होते हैं दोस्तों। कौन सी भाषा के होते हैं? अरबी फारसी भाषा के होते हैं मित्रों। यहां तक की बात समझ में आ चुकी है तो इसका स्क्रीन बिल्कुल यहां तक की बात बिल्कुल समझ में आ गई है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे बढ़ा जा सके। एनसीईआरटी में 3 कौन कौन से होते हैं वो भी जान लीजिएगा, वे भी जान लीजिएगा। ख, ज और फे। इन्हें जिह्वा मूल्य ध्वनि भी कहा जाता है दोस्तों। इन्हें जिह्वा मूल्य ध्वनि भी कहा जाता है दोस्तों। इन्हें जिह्वा मूल्य ध्वनि भी कहा जाता है दोस्तों। यह बात भी आपके नाम याद रखने की है, जिह्वा मूल्य ध्वनियां। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये जो अभी अभी हमने जाने हैं, एक बार जरा ध्यान देना मेरे साथ के साथ। अभी अभी हमने जाने हैं क्या कि जो 11 स्वर होते हैं और 33 जो व्यंजन होते हैं, इनके अलावा हिंदी में अन्य वर्ण कौन कौन से आ गए? अयोगवा है, 2 आते हैं। संयुक्त अक्षर 4 होते हैं। इसके अलावा विकसित स्वर होता है 1, जिसे चंद्रबिंदु कहा। आपके विकसित व्यंजन होते हैं कितने? 2, जिन्हें ताड़नजात कहा जाता है। और इनसे संबंधित 2 बातें हमने और जानी। क्या जानी है हमने? कि इन्हें एक तो कभी स्वर रहित नहीं किया जा सकता और इनसे कभी नए शब्द का आरंभ भी नहीं होता है। उसके बाद आता है विदेशी स्वर 1 होता है और विदेशी व्यंजन आपके सामने 5 लिखे हुए हैं दोस्तों। अब जो ध्यान देना, पवित्र शब्द का विच्छेद पोधन इत्र होता है दोस्तों। पोधन इत्र होता है, मैं बता चुका हूं आपको जब हमारे संधि वाला प्रकरण चलेगा। अयादि संधि का उदाहरण है दोस्तों पवित्र शब्द। इसका मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी हम उस सेगमेंट पे बात न करके चल रहे बिंदु की तरफ ध्यान दें। एक इसमें छोटी सी चर्चा और बची है, वर्णों की संख्या। जो आपको इंतजार था कि कितने होते हैं, 44 होते हैं, 52 होते हैं, 56 होते हैं, सभी चीजों पे मैं प्रकाश डालने वाला हूं। वर्णों की संख्या ध्यान दें, मैं पूछ नहीं रहा हूं, आपको बताने की आवश्यकता भी नहीं है। पहले पूरी बात सुनिए, उसके बाद आपके जहन में कोई प्रश्न बचता है तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पहले पूरी बात सुनिए कि कितनी होती है, कैसे होती है। मैं छोटे छोटे वर्णों की संख्या से संबंधित आपको मैं कम से कम 10 प्रश्न बताने वाला हूं। 10 प्रश्न बताने वाला हूं दोस्तों। 44, 52, 56 ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। देखिए, पहली बात, यदि आपसे पूछा जाए स्वर कितने होते हैं तो स्वर की संख्या होती है दोस्तों 11 है। कितने होते हैं दोस्तों? 11 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 11 होते हैं। दूसरी बात, यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों क्या व्यंजन कितने होते हैं तो व्यंजन होते हैं 33। इनका योग होता है दोस्तों क्या? 44 होता है।
कितना होता है? 44 होता है। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या? मूल वर्ण यदि आपसे पूछे जाते हैं तो आपका प्रश्न का जवाब क्या होगा? 44 होगा दोस्तों, बिल्कुल 44 होगा दोस्तों। ध्यान दें वापस से, यदि आपसे पूछा गया है प्रश्न क्या, स्वर कितने होते हैं, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो जवाब होगा कितने? 11। हिंदी में व्यंजन कितना होगा, तो जवाब होगा 33। कितने होंगे? 33 होंगे। और यदि आपको पूछा जाता है मूल वर्ण कितने होते हैं दोस्तों, तो मूल वर्ण का मतलब स्वर और व्यंजन दोनों होंगे, स्वर और व्यंजन दोनों होंगे। इन्हें आप चाहो तो ये कह सकते हो हिंदी के साधारण वर्ण यदि पूछ लिए जाएं दोस्तों, ऐसे प्रश्न आते हैं। हिंदी में साधारण वर्णों की संख्या कितनी होती है? यह कक्षा नियमित चलेगी क्या? बिल्कुल अमर जी, यह कक्षा नियमित ही चलती है। रोजाना रात 9 बजे आपके बीच में उपस्थित हो जाता हूं, 10:30 बजे तक आपके साथ बना रहता हूं बिना थके। लगातार ये कक्षा हर दिन चलेगी जब तक हमारा संपूर्ण पाठ्यक्रम नहीं हो जाता, जब तक हम हिंदी भाषा, व्याकरण, साहित्य और इसके काव्य शास्त्र तथा शिक्षण विधियों के संपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा नहीं कर लेंगे। ये कक्षा अनवरत चलती ही रहेगी दोस्तों। ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न मैं बड़ा बता चुका हूं क्या, हिंदी में मूल वर्ण पूछे या साधारण वर्ण पूछे तो कितने होते हैं? 44 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अब आगे बढ़ता हूं क्या, तीसरा बिंदु क्या आ रहा है? अयोगवाह्य कितने होते हैं? तो हम जान चुके हैं दोस्तों, अयोगवाह्य कितने होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं। अयोगवाह्य कितने होते हैं? 2 होते हैं। उसके बाद में अगली बात आती है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर पूछ लिए जाएं तो दोस्तों संयुक्ताक्षर होते हैं कितने? 4 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? संयुक्ताक्षर 4 होते हैं। बिल्कुल, अभी एक मेरे मित्र ने बताया कि यह पुलिस उप निरीक्षक अर्थात एसआई परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। हर महीन पहलू पे मैं बात करने वाला हूं, ध्यान से समझिए। आपके हर प्रकार के प्रश्न का जवाब आपके बोर्ड पर होगा। ध्यान से केवल पढ़िए, केवल ध्यान से पढ़िए। नंबर 5 पे आता है क्या? ताड़न जात यदि आपसे पूछ लिए जाए ताड़न जात, तो ताड़न जात वर्णों की संख्या होती है दोस्तों 2। अब इन 44 में इन्हें और जोड़ देंगे, बिल्कुल इन 44 में इन्हें और जोड़ देंगे तो ये देखो 44 से 2 46 और 4 50 और 2 52 नई संख्या मुझे प्राप्त हो चुकी है दोस्तों, और नए प्रश्न का जवाब भी आ चुका है। दूसरा प्रश्न क्या, हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं? हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं? दूसरे प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं दोस्तों? तो जवाब होगा 52 होंगे। मैंने आरंभ की कक्षा में आते ही 56, 52 और 44, बिल्कुल 56, 52 और 44 को सही बताया था। वो क्या था? आज उन मित्रों को जवाब मिल रहा है। ध्यान से सुनिए, मैं सारी बातें कर चुका हूं। अब आपके जहन में यह भी नहीं रहेगा कि 52 कौन कौन से, सभी के नाम आपके सामने उल्लेखित हैं। 11 स्वर, 33 व्यंजन, अर्थात 44 तो होते हैं आपके मूल या साधारण वर्ण। उसके बाद में 44 में 2 तो अयोगवाह्य जोड़ देंगे, 2 आपके ताड़नजात जोड़ देंगे, 4 आपके संयुक्ताक्षर जोड़ देंगे, कुल होता है कितना? 52। इसे कहा जाता है हिंदी के कुल वर्ण कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों? कुल वर्ण कहा जाता है दोस्तों। अगला तथ्य, अगला महत्वपूर्ण और आश्चर्यचकित कर देने वाला तथ्य लिख रहा हूं दोस्तों। यदि मैं कहूं विदेशी वर्ण, शब्द पे गौर करना, बिना सोचे समझे जवाब नहीं देना है। विदेशी वर्ण लिखा है मैंने दोस्तों, और वर्ण के नाम आते ही स्वर और व्यंजन दोनों की बतानी है। स्वर और व्यंजन दोनों की संख्या बतानी है। 56 भी बता रहा हूं मित्रों। सत्यवीर जी जरा ध्यान दें, मैं विदेशी वर्ण लिख चुका हूं, और विदेशी वर्ण के साथ में मैं यहां पर थोड़ा सा शर्त भी लिख देता हूं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करें, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करें तो वर्णों की संख्या जो विदेशी वर्ण होते हैं वह 4 होंगे। कितने होंगे? 4 होंगे। कैसे होंगे? ध्यान से समझना। ख, जय और फे, ख, जय और फे, ये 3 तो है विदेशी व्यंजन, और एक आपका जो अर्धचंद्र बिंदु है यह है आपका विदेशी स्वर। अर्थात स्वर और व्यंजन दोनों को हम एक नाम में जाने तो किस नाम से जानेंगे दोस्तों? वर्ण के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे दोस्तों? वर्ण के नाम से जानेंगे, जिसमें 3 तो व्यंजन हो गए, एक आपका स्वर हो गया। कुल हो गई संख्या कितनी? 4। अर्थात 52 में जब इन 4 को और शामिल कर लिया जाए तो कुल संख्या होती है दोस्तों 56 हो जाती है। कितनी हो जाती है दोस्तों? 56 हो जाती है, जिन्हें कहा जाता है मानक संख्या। क्या कहा जाता है? मानक संख्या, या हिंदी के मानक वर्ण कहा जाता है। अर्थात अगर आपसे पूछ लिया जाए
देवनागरी लिपि के अनुसार मानकीकृत वर्णों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो प्रश्न का जवाब 56 होगा। अब आपके प्रश्न पूछने पर निर्भर करता है कि संख्या उसने कौन सी जाननी है। यदि पेपर में प्रश्न पूछने वाले को संख्या का पता लगाना है, स्वर कितने होंगे? देखिए दोस्तों, ये 6 प्रश्न तो हमारे पास छोटे आ चुके हैं, 6 प्रश्न तो छोटे आ चुके हैं और 3 प्रश्न हमें महत्वपूर्ण मिल चुके हैं। 44 क्या होते हैं, 44 क्या होते हैं, 52 क्या होते हैं और 56 क्या होते हैं। मेरे एक मित्र जो आज अल्प प्राण और महाप्राण की चर्चा कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा इसके ठीक पहले वाली कक्षा में अल्प प्राण और महाप्राण की बहुत विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। बिल्कुल, जिसमें प्राणवायु कम मात्रा में बाहर आती है अल्प प्राण कहलाएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ध्यान देना। इसके साथ साथ सभी के सभी अंतस्थ वर्ण और इसके अलावा सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। कुल संख्या की बात 15 नहीं दोस्तों, कुल संख्या 30 होती है। जरा ध्यान दें, पूर्व के वीडियो देखें और पूर्व की कक्षाओं का आनंद लेने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि आपको प्लेलिस्ट प्राप्त हो सके और इसके पहले हो चुकी 5 कक्षाएं आप आराम से देख सके। दोस्तों ध्यान से समझिए, ये हिंदी वर्णों की संख्या से संदर्भित जो आपका बिंदु था, मैंने उस कंफ्यूजन को भी क्लियर कर दिया है, उस बिंदु को भी मैंने क्लियर कर दिया है। अब इसमें 2 छोटी छोटी चर्चाएं और रह गई हैं दोस्तों। एक तो क्या रहा है, बहुत गजब की बात बता रहा हूं, वर्ण विचार की बात करें तो सामान्य सा वर्ण विचार पूरा हो चुका है। इसका बहुत डीप कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जिसकी चर्चा हम आगे आने वाली कक्षा में करने वाले हैं। क्या? एक तो स्वर की मात्राएं, एक शब्द में वर्ण गिनना। कौन कौन से वर्णों की मैं चर्चा करूंगा दोस्तों? एक तो हम बात करेंगे क्या, मात्राओं से संबंधित। एक हम बात करेंगे क्या, शब्द में वर्णों की गणना। शब्दों में किसकी गणना दोस्तों? वर्ण की गणना। एक हमारा जो बिंदु बचा हुआ है क्या है, व्यंजन को स्वर रहित करने के नियम। व्यंजन को दोस्तों स्वर रहित करने के नियम, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं ये, करने के नियम। और एक महत्वपूर्ण बिंदु बचा हुआ है, साहित्य कोश और शब्दकोश का उपयोग और पद्धतियां। इन 4 बिंदुओं की चर्चा हम आगे वाली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और उत्कर्ष परिवार की ओर से आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लगातार विश्वास के साथ बने हुए हैं। दोस्तों ई उत्कर्ष ऐप को यदि आपने अभी तक भी इंस्टॉल नहीं किया है, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन नहीं किया है, तो दोस्तों ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके हर प्रश्न का यथासंभव और वैध जवाब दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, ताकि हम आज की कक्षा को शुभ रात्रि बोल सकें। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। इसके बाद की चर्चा होगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, राम राम जी। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.